हेलो दी, मेरे मायके जाती हूँ तो भी ताने मिलते हैं और ससुर में भी ताने मिलते हैं। ससुराल लिखा होगा। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, एक भाई है, एक छोटी बहन है। हम मेरे मौसी और मौसा के पास रहते हैं। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका ससुराल है तो मेन जगह आपकी रहने की है ससुराल। दूसरी बात, ताने मिलते हैं। तानों में ध्यान से सुनो एग्जैक्टली वो क्या कह रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर ताने की परिभाषा दूं तो ये है कि अगर किसी ने हमारे लिए कोई फेवर किया है वो उसको सुनाता है ना, या फिर हमारी कोई गलती हो गई है उसको जताता है और उसके बोलने की टोन गंदी होती है, उसे ही ताने कहते हैं ना। तो दोनों ही सूरतों में अगर उसने हमारे लिए किया है, पास्ट में जाके आप उसको बदल नहीं सकती, लेकिन मेक श्योर करो जिस चीज़ के वो ताने दे रहा है आगे से वो काम आप उनसे ना करवाएं, चाहे कितना भी मुश्किल हो। या तो वो काम मत करो या फिर खुद करो, उनसे मत करवाओ, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपकी कोई गलती हुई है उसको वो सुना सुना के ताने दे रहे हैं तो भी अगेन पास्ट में जाके आप अपनी गलतियों को बदल नहीं सकती, लेकिन प्रेजेंट में उनसे सीख कर फ्यूचर में वो गलती ना हो ये आप मेक श्योर कर सकती हो। तो ताने वालों का मुंह बंद करना इम्पॉसिबल टास्क नहीं होता। और शादी के बाद अगर हमारे मैके में हमें वो मान सम्मान नहीं मिल रहा, अगर हमारे मैके में जाके हमारे माँ बाप के होते हुए या उनके ना होते हुए ताने मिल रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छा ये होगा, अपने मेंटल पीस और आत्मसम्मान की रक्षा अगर हमें करनी है, कि हम वहाँ ना जाएं। ओकेजनली जब बुलाया जाए किसी मौके पर तब जाओ, और वो भी सिर्फ एक फॉर्मल उसमें। ये मोह जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक ऐसे ही सुनते रहोगे हर जगह। तो एक तो अपना आलस छोड़ दो, अपनी मजबूरियाँ छोड़ दो कि मैं ये नहीं कर सकती इसलिए इनसे करवा रही हूँ, मत कराओ। ऐसा कोई काम नहीं है जो अगर नहीं होगा तो दुनिया पलट जाएगी। सब कुछ होता है और सब कुछ हुए बिना रह भी सकते हैं, बात ये है। तो तानों का इलाज बना लो। कहीं पर जाऊं, क्या करूं, कोई मेरे साथ अच्छा बिहेव करेगा इस उम्मीद में मत रहो, ठीक है। आई होप आपके लिए काम करेगा। तो ये वाले एपिसोड के कि कैसे मनवाएं अपनी बात, इसके 150 के करीब क्वेश्चन हैं। आज मैं इनके जवाब ढूंढने के लिए बैठी हूँ। देखते हैं कितने जवाबों के आपके हिसाब से आते हैं जवाब के सवालों के जवाब, और कितने मुझे लगता है कि मैं शायद ना दे पाऊँ और छोड़ने पड़े। हालांकि कोशिश यही रहती है कि कोई भी प्रश्न ना छूटे। केवल वही छूटते हैं जो लंबे होते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर जिनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी होती हैं कि वो नॉन रीडेबल होते हैं। बाकी सभी के देने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए यहाँ बैठी हूँ। तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आओ बहन बातें करें। नेक्स्ट है, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। तो मेरे हस्बैंड गुटखा खाते हैं, कभी कभी ड्रिंक भी करते हैं, मैं इसलिए बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। वैसे तो हस्बैंड बहुत अच्छे हैं बट उनका नशा करना मुझे पसंद नहीं, मैं उनको छोड़ नहीं सकती क्योंकि और कोई कमी उनके अंदर नहीं है, क्या करूँ। और दूसरा क्वेश्चन है कि मेरे बच्चे पंजाब बोर्ड में पढ़ते हैं तो क्या किसी काम के नहीं है? CBSE बोर्ड में मेरा बजट नहीं है, मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहती हूँ। देखो, पहला हस्बैंड के नशे का, दोनों ही तरीके होते हैं। अगर आप इतना ज़्यादा प्यार करती हैं उनसे और सब कुछ बाकी का ठीक है तो आप उसको अवॉइड करना सीख जाती हैं। मैंने देखी है ऐसे नशे करने वालों की पत्नियां, वो एडजस्ट करना सीख जाती हैं। इवन एक वियर्ड सा सॉल्यूशन तो ये भी निकाला है, कुछ औरतों को मैंने देखा है कि उनके पति गुटखा खाते हैं, उनको उससे प्रॉब्लम है, लेकिन अपने पति के साथ तालमेल बैठाने और उनके पास जो स्मेल आती है उसको दूर करने का उन्होंने एक वियर्ड सा तरीका निकाला कि उन्होंने खुद गुटखा खाना शुरू कर दिया। अजीब है, लेकिन ये एक पराकाष्ठा है एडजस्टमेंट की औरत के, कि वो अपने पति के साथ तालमेल बैठाने के लिए किस हद तक जा सकती है। अपनी सेहत के साथ भी खिलवाड़ करती हैं लोग। तो ये आपको देखना है कि आप उन्हें किस तरीके से झेल रही हो, कैसे बर्दाश्त करोगी, क्योंकि बात वही है, आप खुद कह रहे हो कि सारी कमियां उनकी कुछ भी नहीं है, केवल एक ये है। तो आप उनको प्यार से बस ये है कि भाई कम ओकेजनली, अगर शराब वाली बात कहूँ तो अगर आदमी उसको दवाई की तरह पी रहा है और बाहर जाके तमाशे नहीं कर रहा है तो एक बार को आप उसको झेल के ये है कि भाई नहीं उस दिन आप उनके पास जाओगे या कुछ और है, लेकिन एटलीस्ट अगर वो नहीं छोड़ पा रहा लाख कोशिशों के बाद भी तो क्या ही कर सकते हो। बाकी जो नशा मुक्ति केंद्र हैं या दवाइयाँ हैं, मैं इनको लेके कोई श्योरिटी नहीं है मुझे कि ये सच में कितना काम करते हैं कितना नहीं, लेकिन होते तो हैं ही रिहैब सेंटर। तो अगर उनके अंदर वाकई में कोई और कमी नहीं है और वो फिर अच्छे इंसान है तो खुद भी छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं।
है ना। आप उनको कम करने के लिए एटलीस्ट प्यार से कर सकते हो कि ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं मान रहे ना, तो एक छोटा बच्चा होता है, देखो उसको सही गलत पता नहीं होता, अगर वो गलती करता है उसको समझाना आसान है। लेकिन एक वयस्क जब गलत चीज़ें उपभोग कर रहा है, खा रहा पी रहा है, वो जानता है कि वो गलत कर रहा है, वो फिर भी कर रहा है ना। दूसरी चीज़ है आपके बच्चे का जो बोर्ड है कि वो कौन सा, देखो पंजाब बोर्ड में पढ़े, ICSE में पढ़े, CBSE में पढ़े, मुझे ऐसा लगता है अगर काबिलियत है, कॉन्सेप्ट घूम फिर के सब में वही है। किसी में थोड़े ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं, कोई किसी बोर्ड में वो चीज़ 9वीं 10वीं में है, किसी में वो 5वीं 6वीं में है। लेकिन अगर मोटे तौर पे देखो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। मान लो LCM के सवाल हैं, आपके बच्चे ने सीखे 4वीं में 5वीं में, या मैं तो कहूँ 6वीं में, ठीक है, और किसी बच्चे ने वो 4वीं में सीख लिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है जब नौकरी के टाइम पे आएगा तो उसने सीख लिए ना, हो गया काम। तो अगर बजट नहीं है तो जिसमें बजट है उसमें पढ़ाओ, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अपने आप कर लेगा वो बाद में नौकरी का सब कुछ। नेक्स्ट है, मेरा बेटा अभी 9th क्लास इंग्लिश मीडियम में है, वो इंग्लिश अच्छे से पढ़ लेता है और लिख लेता है, लेकिन इंग्लिश में अच्छे से बात और समझ नहीं पाता। ट्यूशन भी लगाई थी पर फ़र्क नहीं पड़ा, मैम मैं क्या करूँ प्लीज़ रिप्लाई। इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करवा सकते हो आप उसे, सिंपल। बाकी अगर उसकी क्लास में मैम इंग्लिश बोलती हैं और घर पे आप, तो अपने आप बात वही है कि अगर वो इंग्लिश पे बात करने के लिए कोई उसके पास होगा, बात करेगा, तो बोलने में भी फ्लुएंट हो जाएगा। ये हम सब के साथ है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो लिख लेंगे पढ़ लेंगे अच्छे से इंग्लिश बिल्कुल बढ़िया, लेकिन अगर स्पीकिंग की बात आए तो नहीं। तो उनके लिए सिंपल है, आप इंग्लिश स्पीकिंग उसको कोर्स करा दो एक बार, तो बोलने वाली इंग्लिश भी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट, नमस्ते मैम, मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करना चाहती हूँ पर कॉन्फिडेंस कम हो गया है क्योंकि MA पास किए हुए 5 साल हो गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे आंखों से कम दिखता है, बुक्स को बहुत पास से देखना पड़ता है और इसमें मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है लोगों के बीच। डॉक्टर का कहना है कोई इम्प्रूव नहीं होगा, मेरी आंखों में बचपन से प्रॉब्लम है, क्या करूं? पर मैंने 7 साल बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है, प्लीज़ मैम आंसर। आपने कभी ऐसी टीचर्स देखी हैं जो आंखों से देख ही नहीं सकती? अंधे प्रोफेसर होते हैं, बैंक में होते हैं लोग, है ना, हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, किसी की गर्दन अजीब सी होती है, कोई लंगड़ा के चल रहा है अजीब तरीके से, बहुत सारे होते हैं अपंग कोटे में जिनको नौकरी मिलती है। तो क्या वो नौकरी नहीं लेंगे, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ देंगे मिलते मिलाती, अगर उस वजह से, उस कमी की वजह से उनको स्पेशल कोटा मिल रहा है और थोड़े कम नंबर में भी नौकरी मिल रही है? करते हैं ना, उसके बाद फिर वो उस नौकरी को करते भी हैं, अपना काम भी करते हैं और सामान्य लोगों के साथ रहते भी हैं। तो ये कि किताब मुझे बहुत पास से पढ़नी पड़ रही है, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है? अगर आप अपनी टीचिंग जॉब में बच्चों को जो आप समझा रही हो वो उनको समझ में आ रहा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपका समझाने का तरीका अच्छा है, तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है कि आपको किताब ऐसे पढ़नी पड़ रही है? आपको ही तमाशे के लिए तो कर नहीं रही। फिज़िकल प्रॉब्लम है, किसी के भी साथ हो सकती है। अव्वल तो कोई कहेगा नहीं, आपको लग रहा है कि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, समझदार लोग कोई नहीं इस तरीके की बातें सोचते। लेकिन अगर कोई बेअकल आपको कह भी दे कि ये मैडम कैसे पढ़ती हैं, या बच्चे, अक्सर बच्चे हैं वो कह सकते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि हाँ वो मिमिक्री में कर दें मैडम ऐसे पढ़ती, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। बच्चों को तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता ये चीज़ है, इतना सिंसियरली उन्होंने ज़िंदगी को कभी देखा ही नहीं। लेकिन अगर कोई बड़ा, कोई स्टाफ मेंबर इस तरीके से करे तो सीधे बोलो कि आपको क्या लग रहा है, मैं इतनी पास ला के क्या ही पढ़ रही हूँ? फिज़िकल प्रॉब्लम है, किसी के साथ भी हो सकती है, दैट्स इट। कमी तब निकले या बुरा मुझे तब लगे आपके कहने का जब मैं सच में पढ़ा ना पाऊँ। तो मेरा काम है पढ़ाने का, बच्चों को समझाने का, वो मैं अच्छे से कर रही हूँ। अब मैं किताब यहाँ से पढूँ या यहाँ से पढूँ, क्या डिफरेंस है? नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती इसलिए सासू माँ एक्स्ट्रा प्यार और केयर दिखाती हैं देवरानी को। देवरानी भी खूब दिखाती है कि सास ससुर उसको मान रहे हैं, उसके भाई बहन को भी मानते हैं। मैं खुद को समझा लेती हूँ पर कभी कभी दिमाग ख़राब हो जाता है। वो दोनों ये नहीं जानते कि दिखावाबाजी है, असली प्यार नहीं। मैं ये सबसे बचने के लिए स्टडी और बच्चों में बिज़ी होती हूँ, तब भी मुझे खींच लेते हैं लोग, मैं क्या करूँ प्लीज़ गाइड दी। कौन लोग खींच लेते हैं आपको? मतलब कोई मेहमान आया, वो आपको अपने पास बिठाने के लिए बुलाता होगा। एक देखो, अगर आप वास्तव में बिज़ी हो गई हो और उनको आप देख पा रही हो कि वो जो कर रहे हैं वो सिंपल नाटकबाजी है, तो आप भी एक उस टाइम पर रोल प्ले कर रहे हो जिस टाइम को आपको उनके साथ बैठना पड़ रहा है। एक टास्क है, इतनी देर बैठना है, इतनी देर ये बातें करनी है, एंड दैट्स इट।
तो आप एक शील्ड आपके ऊपर बननी शुरू हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल पक्की तरीके से ये है कि भाई ये जो भी कर रहे हैं तमाशा है, मुझे दिखाने के लिए कर रहे हैं, फेक है, असली कुछ नहीं है। अगर आप रियल में ये चीज़ बार बार अपने मन में बिलीव करते रहोगे ना, तो जब आप उनके साथ बैठोगे या जाना पड़ेगा कहीं या किसी रस्म की वजह से बैठना है, तो वो भी आपको पता है कि इट्स जस्ट अ टास्क और आप उसको ख़त्म करके आ जाओगे। आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा, ऑलरेडी अच्छे जा रहे हो, अच्छे ही जाओ, बीच में अटको मत। आपके पीछे जो फ्लावर्स हैं वह नकली हैं या असली? जो बेलें हैं ये असली कहाँ से आएंगे, नकली हैं। दिखाऊं, ये रे, पैक ऑफ 12 था ये। दिवाली डेकोर में मैंने मंगाया था, वो था। तो ये बच्चों ने एनिवर्सरी के टाइम पे टांगे थे, तो ये अच्छे लगे मुझे, इसलिए तब से यहीं पे टंगे हुए हैं और अच्छे लगते हैं। इनमें बहुत सारे कलर और वेरिएंट आपको मिल जाएंगे, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, अगर आपको लेने हो तो वहाँ से ले लेना। अच्छे हैं, मतलब आप भी अच्छे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, गुड वर्क, दिस टाइप ऑफ सेल्फलेस सर्विस कैन बी डन बाय ग्रेट सोल ओनली। आप पहले से काफ़ी ओवरलोडेड हैं, जस्ट वांट टू थैंक यू, वेलकम। चलो जी आगे चलते हैं। दी, आपकी देवरानी कोरोना की वजह से एक्सपायर हुई थी? हाँ दी, मेरा बड़ा लड़का 10th में है, पढ़ने में बहुत पिछड़ रहा है, डर लगता है कि आगे क्या होगा। आज पहली बार उसके पापा ने उस पर हाथ उठाया, मैं क्या करूं? मेरा उसकी वजह से टीचिंग पर जाने का मन नहीं करता, प्लीज़ हेल्प दी। ट्यूशन्स लगा सकते हो या फिर और क्या ही करोगे। एक बच्चा अगर पढ़ाई में पिछड़ रहा है, रीज़न अगर उसके साइकोलॉजिकल हैं तो उससे बात कर सकते हैं कि पहले अच्छा था अब ख़राब हो रहा है, तो उसके साइकोलॉजिकल रीज़न है। शुरू से ही एवरेज है, तो जैसे जैसे क्लास बढ़ती है, कोर्स बढ़ता है, अक्सर बच्चों के मार्क्स कम आने लगते हैं। दूसरी चीज़, 8वीं तक कोई फेल नहीं होते, है ना, तो यूं ही निकल जाते हैं बच्चे। असली खेल ही 9th 10th में आके शुरू होता है। फेल तो इसमें भी नहीं होते, लेकिन फिर भी कोर्स थोड़ा बढ़ जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत चिंता की बात है और सब बच्चे 10th या इंटर में टॉप करके ही सक्सीड हो रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा भी नहीं है। एवरेज बच्चे भी होते हैं ना, तो उनके लिए भी ऑप्शन होते ही होंगे कुछ ना कुछ। अपनी स्किल उसको किस चीज़ में है वो आप सिखवा दो, कोई अलग से कोर्स करवा दो, किसी आर्ट एंड उसमें अगर उसकी इंटरेस्ट है, किसी भी चीज़ में आप उसका देख लो कि पढ़ाई के अलावा। तो पढ़ाई ये है कि साइड में एवरेज स्टूडेंट की तरह होती रहेगी, लेकिन अगर उसे और किसी चीज़ में है तो लाइफ सेट करने के लिए तो टैलेंट और भी बहुत सारे हैं। सबके पास केवल यही एक रास्ता थोड़ी है कि पढ़ के ही कुछ बनना है। नॉर्मल पढ़ाई करके किसी और स्किल से भी तो वो कुछ बन सकता है। तो नेगेटिव मत सोचो, जस्ट ये है कि कीप ट्राई, उससे बात करते रहो। अगर अभी बुद्धू हुआ है तो उससे बात करो, और अगर शुरू से बुद्धू है तो ट्यूशन वगैरह लगाओ। नेक्स्ट, दीदी प्लीज़ गाइड मी, मेरी शादी के 9 साल हो गए, एक बेटा 6 इयर्स का, मैं हस्बैंड के साथ दूसरी सिटी में रहती हूँ, ससुराल विलेज। माई हस्बैंड किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, पर वो कभी भी इमोशनली अवेलेबल नहीं होते मेरे लिए। वो इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड अपने घर वालों से हैं, मेरे से बहुत ही लिमिटेड कम्युनिकेशन है। पर जैसे उनकी साइड से किसी के फ़ोन आ जाएगा, लेकिन उनके सिस्टर या ब्रदर तो ऐसे खुश होकर बहुत प्यार से बात करते हैं, मेरे सामने हमेशा सीरियस ही रहते हैं, ज़्यादा कोई बात नहीं करते। उनके ये बिहेव मुझे हर्ट करता है, और ये शादी के शुरू से ही है। मैं सोची टाइम के ज़्यादा उन्हें मेरे से अटैचमेंट हो जाएगा, पर वो सेम है आज भी। मुझे कभी कभी बहुत अकेला फ़ील होता है। मेरे ससुराल वाले बहुत क्लेवर हैं, उन्होंने शादी तो अपने बेटे की, बट मुझे कभी बहू या घर के मेरे मेंबर नहीं समझते। वो लोग बोलते हैं मैं उनके बेटे से उन्हें अलग करना चाहती हूँ, सेम यही हबी भी बोलते हैं। प्लीज़ दी रिप्लाई। देखो, जो कंडीशन आप बता रहे हो ना, उसके लिए 9 साल बहुत होते हैं। स्टार्टिंग में समझ में आता है कि जो बॉन्डिंग अपने भाई बहनों से है वो एक कल की आई हुई लड़की से नहीं होती। कोई फिजिकली ज़्यादा ही भूखा होता है, वो थोड़े दिन के लिए पत्नी के आते ही सब कुछ भूल जाता है, उसे बस पत्नी पत्नी नज़र आती है, जिसको फिजिकल चार्म ज़्यादा बड़ी चीज़ है जिसके लिए। लेकिन जो एक्चुअल में अच्छा एक मजबूत दिमाग वाला इंसान होता है, उसको पता है कि शादी के बाद फिजिकल चीज़ें एक अलग है, वो तो है ही, लेकिन हाँ इमोशनल अटैचमेंट उसको होने में भाई बहनों के बराबर का भी थोड़ा सा यहाँ पे आके टाइम लगेगा, वो समझ में आता है। लेकिन 9 साल ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, उनको क्यों लगता है, आपके पति या आपके घर वाले जिसके साथ भी आपको लगे कि आप थोड़ी भी बात कर सकते हो या सीरियस रहते हैं आपके सामने, चलो सीरियस ही बात करो आराम से बैठ के, कि आपको क्यों लगता है कि मैं आपको उनसे अलग करना चाहती हूँ।
मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जैसे आपके परिवार में बाकी सब लोग हैं, सबका आपस में बॉन्ड है, मुझे भी उसमें शामिल कर लो। लेकिन जब आप शामिल नहीं कर रहे हो, ना आपकी साइड से मुझे कुछ दिख रहा है, ना ससुराल वालों की तरफ से दिख रहा है, तो मैं अकेला फील करती हूँ। शायद इसलिए आपको ऐसी वाइब आ रही हो कि मैं अलग थलग पड़ गई हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं अलग थलग पड़ी नहीं हूँ। आप लोगों ने मुझे अलग थलग कर रखा है। मैं आप लोगों के साथ जेल करना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे उस घेरे के अंदर ही नहीं ले रहे, और 9 साल बहुत होते हैं, है ना। तो आप उनको अपने मन की व्यथा वर्ड टू वर्ड बताएं कि आपको एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है। मे बी, है ना, जब आप अपनी प्रॉब्लम इस तरीके से बताओगे तो मे बी वो समझें। थोड़ा सा भी अगर भावनाएं उनके मन में होंगी, भाई बच्चा है आपका, तो ऑब्वियसली आप उनके बच्चे की माँ हैं, तो कुछ जुड़ाव तो होगा। तो आप जब उनसे आराम से ये बात कहोगे ना कि आपको दुख है इस चीज़ का, आप एक्चुअली उनके साथ मिल के रहना चाह रहे हो सबके साथ, लेकिन आप लोग उन्हें मिलने ही नहीं दे रहे हो, तो इस तरीके से जब आप बात करोगे तो मे बी चीज़ें बदल जाएँ। करके देखो ट्राई। नेक्स्ट दी, मेरी शादी को 6 महीने हुए, मेरे सास ससुर बहुत टॉक्सिक हैं, हस्बैंड भी उनका ही साथ देते हैं। ससुर जब चाहे मेरे और जेठानी के रूम में चले जाते हैं, जेठानी तो कुछ नहीं बोलती, डरती है। मैं कुछ कहूँ तो कहते तुझे ही प्रॉब्लम है, दूसरी बहू को नहीं। रात को काम ख़त्म करके 11 बजे रूम में जाती हूँ सोने, ससुर रूम में आकर टीवी चलाकर बैठ जाते हैं। उनके सामने मैं कैसे रेस्ट करूँ। सास को कहूँ तो बोलती हैं तुम्हारे बाप जैसे हैं। हस्बैंड वीक में 2 ही दिन घर आते हैं, दूसरी सिटी में रहते हैं। देखो, कहोगे यही बात है, जब मेरे वो थे ना ददिया ससुर, उनकी थी सेम आदत। आपके ससुर हैं, एज थोड़ी सी कम हो गई ना उनकी, आपका कॉन्शियस होना बनता है। जो मेरे ददिया ससुर थे, बाबा कहते थे हम उन्हें, तो वो उनकी थी यही आदत कि वो आके अपना टीवी आराम से देखते थे, और उनको मेरे जो कमरों में गद्दे थे ना, वो उनको कंफर्टेबल लगते थे, तो वो मेरे बेड पे लेट भी जाया करते थे। तो अजीब लगता था कि पोते की बहू है। और फिर वही वाली बात आपके वाली कि रात को जब मैं निपट के आ रही हूँ वहाँ से, गर्मी में काम करके, स्कूल से आके फिर मैं सारा घर का खाना वाना ये सब, रात का पूरा काम मेरे ऊपर होता था, सब कुछ करके बर्तन वर्तन धो के, और जब मैं थक के चूर होके सुबह की उठी हुई, अब मैं वहाँ आ रही हूँ गर्मी के मारे, एसी वेसी कुछ थे नहीं, कूलर के आगे बैठने को मन करता, भाई पसीने सुखाओ ये वो। अब वहाँ पर बैठे हैं ससुर। तो मेरी भी सेम यही होती थी अपने हस्बैंड से कि यार मैं कैसे मतलब यहाँ पे रिलैक्स करूँ, बाबा बैठे हुए। तो फिर उनका ये था कि बाबा का मुंह तो टीवी की तरफ है, तुम पीछे बैठो आराम से अपने पसीने वसीने सुखा लो, पल्ला वल्ला भी हटा दो। अगर उस बात में अच्छा देखो, फिर जब मैंने ये कर दिया एक्चुअल में कि बाबा सामने बैठे हुए हैं, वो टीवी की तरफ देख रहे हैं, और उनके पीछे की साइड कूलर के आगे मैं बैठ के अपना बाल वाल सुखा लिया करती थी, पल्ला हटा दिया करती थी। तो अगर उन्होंने कभी पलट के देख भी लिया ना कि पल्ला हटा हुआ है, बाबा ने कभी कहा भी नहीं कि मैं कमरे में बैठा था इसने पल्ला हटा लिया। ये चीज़ उनकी बढ़िया थी। तो फिर ये हुआ, अच्छा कभी कभी ये हुआ कि मैं थक रही हूँ, मुझे लेटना है ना, तो मेरे कमरे में डबल बेड के साथ एक खाट पड़ी हुई थी, तो वो इतना करते थे कि बेड पे से उठ के मैं खाट पे लेट जाऊँ या कुछ और, या फिर वो बेड पे भी लेटे हुए होते थे ना, तो मैं खाट पे उनके सामने ही अपना लेट जाती थी और आराम कर लिया, पीठ उधर कर ली, मतलब ऐसे कर लिया कि उनकी तरफ को मुंह ना हो या कुछ और है, सीधे सीधे अपना जैसे भी मतलब थोड़ा से गरिमामय मुद्रा में लेट गए। कुल मिला के मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि बाबा जैसे, जैसे आपको कह रहे हैं ना बाप की उम्र क्या है, तो हो गया, क्या करें। अब उनको लग रहा है वो अकेले हैं, अब अम्मा जा चुकी थी, तो ये था कि टीवी देखना है ये वो, उनको टीवी में इंटरेस्ट था बच्चों की तरह, तो देखते थे। तो 11-11 बजे तक भी अगर उनका मन है तो वो बैठे रहते थे, तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड भी उनके साथ टीवी देखते रहते थे। कई बार फ़ोन वोन तो थे नहीं उस टाइम पे, तो ये चीज़ प्रैक्टिकली होती है, लेकिन एक श्योरिटी होनी चाहिए कि वो जो बाप की उम्र का है उसकी निगाह भी बाप जैसी ही है ना। और दूसरी चीज़, समझदार तो आज के टाइम में ये है, अगर किसी को टीवी का इतना शौक़ है बड़े बुड्ढे को, तो उनके कमरे में या फिर ऐसी जगह जो लॉबी वगैरह रहती है, ड्राइंग रूम रहती है, वहाँ पे टीवी होना चाहिए, ताकि वो आराम से बैठ के वहाँ देख सकें। क्यों उनको बहुओं के बेडरूम में जाना है। तो इसके लिए बेस्ट आइडिया, अगर आपके कहे से कुछ हो सकता हो घर में, तो ये है कि अपने बेडरूम में अगर वो टीवी के चक्कर में आते हैं, तो टीवी अपना निकलवा के बाहर लगवा दो। वैसे भी बेडरूम में टीवी देखो कोई हेल्दी चीज़ है नहीं, मेरे यहाँ नहीं है, दोनों बेडरूम में नहीं है, मैं लगवाती नहीं। बड़ा टीवी मन करा कहीं देखने का भी, लेकिन फिर भी नहीं लगवाया कि अगर बेडरूम में टीवी लग गया, ऊपर में या अंदर में, फिर एसी लग रहे हैं बेडरूमों में, बाहर हमारी लॉबी ना बिल्कुल अनयूज़ हो जाएगी। होगा ये कि ये लोग कमरों में घुसे रहेंगे टीवी के साथ, और मैं अकेली किचन में काम करती रहूँगी। तो शुरू से ये था कि लॉबी में ही लगेगा, एक ही टीवी लगेगा, छोटी सी फैमिली है।
सब चारों एक साथ बैठो। तो जो टीवी टाइम है ना, वो कहीं ना कहीं हमारा चारों का फैमिली टाइम होता है, चाहे चल किसी भी चॉइस का रहो। तो आप बेस्ट है, एक तो अगर कूटनीतिक करो तो टीवी निकलवा के बाहर लगवा दो, और अगर सरल स्वभाव जाना है तो जेठानी और ये आपका साथ है भाई, एक निगाह पता लग जाती है आदमी की। अगर लग रहा है सही में भी एक फादर फिगर है, ठीक है, तो आप वही करो फिर आराम से। वो अपना टीवी देख रहे हैं, आप भी रिलैक्स कर लो, छुट्टी। भाई अगर कोई जो सिर पर पल्ला जिसको करवाना है वही बिल्कुल हमारे सिर पर चढ़ के बैठ गया, तो फिर वो कहने का भी हकदार नहीं होता ना कि पल्ला नहीं करा। तो देख लो इनमें से कौन सा सजेशन आपके लिए काम करता है। हाय डियर, मेरी सास अकेले में कहती है मेरे घर मत आया कर, और जब कोई घर पर मेहमान आते हैं तो उनके सामने कहती है तो मेरे घर नहीं आती, मैं अकेली ही सारे काम करती हूँ, बाकी रिलेटिव भी मुझे गलत समझते हैं, प्लीज़ रिप्लाई दें। जब कहवें कि घर नहीं आया कर, इस बार कहना ऑन रिकॉर्ड बोल दो, बाद में पलट जाती हो। वीडियो बना लो उनकी, कहना मम्मी अब कह रही हो ना ऐसे करके कि लाओ बोलो अब कि मैं आपके घर ना आया करूँ, वीडियो बना लूँ फिर, क्योंकि जब आते हैं ना, जब आप ये कहती हो कि मेरे घर नहीं आती, झूठी बनती हूँ मैं, सीधे बोल दो एक बार। नेक्स्ट, मैम मेरी एक फ्रेंड का मन वृंदावन में मकान बनाने का है, क्या उसको वहाँ कर रहकर जाना चाहिए बनाकर परमानेंट? हाँ, क्या दिक्कत है, जैसे और हैं वैसे वृंदावन, और जिनकी कान्हा जी में भक्ति है उनमें से हर एक का ही मन होता है कि वो वृंदावन में जाके बस जाए। तो क्या दिक्कत है, वृंदावन रहने लायक नहीं है ही, रह ले। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, आपकी बेटी अभी 11 साल की हो गई, तो क्या आपने अपनी बेटियों को 10 साल में लगने वाला वह टीका लगाया था? हाँ लगाया था, मैंने बताया है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर लेते हो आप, आंसर वाला वीडियो देखते नहीं। ये लगाया था, स्कूल में ही लगा था उनके, हमने कॉन्सेंट दिया था, लगा था। नेक्स्ट, हेलो दी, आपके वीडियो बहुत मोटिवेशनल है, रोज़ देखती हूँ। मेरे क्वेश्चन है कि आपसे, मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से मैं और मेरे हस्बैंड डिफरेंट सिटी में रहते हैं और सास ससुर डिफरेंट सिटी में। जब भी मेरी नंद उसके 2 साल के बेटे के साथ रहने आती है अपनी मम्मी के घर, तो दोनों साथ मिलकर सारा काम करते हैं, और जब सब लोग हमारे यहाँ रहने आते हैं तो जैसे मेरा घर है तो मुझे ही सब काम करने पड़ते हैं। दोनों अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, अगर मन हुआ तो काम करेंगे, वरना बच्चे को लेके बैठ जाते हैं और बोलते हैं खाना कब बनेगा। सारे काम अकेले करने की वजह से मैं थक जाती हूँ, गुस्सा भी बहुत आता है, क्या करूँ दी, प्लीज़ आंसर। इसका कोई आंसर है नहीं ना, एक बहू होने के नाते एक अघोषित सी जिम्मेदारी हमारे सिर पे है। बात यह है अगर आपसे नहीं हो रहा, या तो हाउस हेल्प रख लो, या फिर जो बैठे है कि खाना कब बनेगा, क्वेश्चन मान लो आता है खाना कब बनेगा, तो बोल दो मेरे से नहीं बन पा रहा, 1 घंटा और लगेगा, अकेली हूँ, थक जाती हूँ, हेल्प करा दो, ठीक है ना। मतलब मान लो किसी को अगर काम नहीं कराना तो फिर उसको 8 बजे खाना चाहिए, आप लगे हुए हो, नहीं बना नहीं बना, कोई कहे कि क्यों नहीं बना, कहते भैया अकेली हूँ, जितनी स्पीड है उतने से कर रही हूँ, नहीं हो रहा, थोड़ी बहुत तो कोई हेल्प करा दे तो हाथ चल जाएगा आगे। तो अपनी अगर प्रॉब्लम सच में है तो कहना सीखो ना कि नहीं हो रहा इतनी जल्दी, या इतने आइटम नहीं बन पा रहे, मैं अकेली हूँ, थोड़ी हेल्प कोई करा दे तो अच्छा रहेगा। और अगर अफोर्ड कर सकते हो, या फिर वही है कि खाना बाहर से मंगा लो, मेड रख लो, 10 चीज़ें हैं फिर तो। बात यह है कि अगर हमसे नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा ना, फिर उसमें फिर झोल मत रखो कि नहीं हो रहा कह भी रही हो, कर भी सारा रही हो, ये होती है फ्रस्ट्रेशन। नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, अब वो देखें फिर क्या करना है। ये आया है, मेरे हस्बैंड बहुत स्नोर करते हैं जिससे मुझे स्लीप में इशू आ रहे हैं। देखो स्नोरिंग के 1-2 तो डिवाइस भी देखी है मैंने, ऑनलाइन होता है, लेकिन जो पति पत्नी हैं जिनके हस्बैंड खर्राटे मारते हैं, उनका मैंने एक फ़नी सा प्रैक्टिकल वो देखा है कि उनके सोने से पहले पत्नियां खुद सो जाती हैं जल्दी से, स्पेशली कह के कि हाँ चुन्नू के पापा या मुन्नू के पापा भी रुक जाओ, पहले मैं सो जाऊँ फिर तुम सो जाना। और एक बार नींद लग जाती है ना, सारे दिन के थके हुए, फिर फ़र्क नहीं पड़ता, आदत हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है, किसी के बहुत ज़्यादा तेज़ हैं तो बिल्कुल पास में सोने के आप ये कर सकते हो, अगर वो बेड पे सो रहे हैं आप नीचे बिछा लो, या आप बेड पे सो रही हो तो वो नीचे बिठा लें। अगर पॉसिबल है तो बच्चों वाले रूम में, मतलब रूम में अलग करके सो जाओ, लेकिन एक रूम में भी सोना है तो बिल्कुल ऐसे पास तकिया होती है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाती है। थोड़ा सा अलग हो के सो जाओ तो फिर आ जाती है नींद, इतना नहीं है। और कोशिश यही करो कि फिर उनसे पहले आप सो जाओ, ये है। तो प्रैक्टिकली सोचो कि क्या करना है, क्योंकि बाकी वो डिवाइस भी मैंने देखी है, ऐसे लगा लो तो वो नहीं होता, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बहुत 1000-2000 की नहीं है, वो भी हंड्रेड्स में ही है, तो वो आप सर्च करके देखो, क्या पता वो चीज़ काम कर जाए आपकी। नेक्स्ट,
हेलो सुनीता जी, आपने लिव लाइफ इजी चैनल लास्ट वीडियो में मेंशन किया कि स्कूल में आपकी कलीग और आप टर्न वाइज क्लीनिंग करते हैं। क्या ये काम आपकी स्कोप ऑफ वर्क से बाहर का नहीं है? बहुत एम्प्लॉयज़ इस बात से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि उनसे वो काम करने को बोले जाते हैं जो उनके हैं ही नहीं। आप अपने आप को कैसे काम और कंपोज रखती हैं इन सिचुएशन में? आई एम श्योर आपके ऊपर भी इस तरीके का वर्कलोड होगा। देखो जी, जो हमारे वर्क उससे बाहर है ना, ऐसे कामों को अगर हम देखें, बेसिक के मास्टर, हमारे 10 में से 9 काम हमारे बाहर के ही निकलेंगे फिर, क्योंकि हम टीचर हैं। टीचर का काम क्या होता है? बच्चों को पढ़ाना, है ना। और आप उनकी लिस्ट देख लो वो क्या क्या करते हैं। प्राइवेट वाले भी दुनिया भर का तो फ़ोन का काम रहता है ना। और सरकारी की तो पूछो ही मत। कहीं भी जैसे सब्जियों में आलू होता है ना, कहीं भी फिक्स कर देते हैं उसे। सेम बेसिक का मास्टर है। हमें ये नहीं पता हमारी आज स्कूल में ड्यूटी, कल हम सो रहे हैं ये सोच के कल स्कूल जाना है, रात में या सुबह कहाँ भेज दें हमें। जो एक फ़ौज की होती है ना नौकरी, इस तरीके की होती है। तो अगर हम ये फ्रस्ट्रेटेड होकर करेंगे कि जी हमारा काम तो पढ़ाने का था और हम क्या कर रहे हैं ये, तो फिर तो फ्रस्ट्रेटेड ही होते रहेंगे। बात ये है कि कंपटीशन बीट करके जब हम आए, ये चीज़ मेरे हस्बैंड ने मेरे को एक बार बोली और मैं उनसे कई बार कहती हूँ कि रैंडमली कुछ बोलो, क्या पता मेरे लिए हिट हो जाए वो चीज़ मेरे को अंदर और आगे तक की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। उन्होंने सीधे एक बात बोली थी कि एक बात बताओ, प्राइवेट में 1/4 तनख्वाह में काम करने वाला टीचर, उसको माहौल मिलेगा, उसको पढ़ाना है, फ़ोन का काम वो भी कर रहा है, उसको पढ़ाना है ना। लेकिन 6 से 7 घंटे वो पढ़ाने के बाद उसको जो सैलरी मिलेगी वो 1/4 मिलेगी, और उसके बाद उसको अच्छा माहौल मिलेगा, बच्चे अच्छे मिलेंगे, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसकी ना तो जॉब की श्योरिटी है और तनख्वाह उसकी 1/4। और दूसरी तरफ अगर आप लोग हो, क्यों वो सरकारी में सेलेक्ट नहीं हो गए भाई? इतने कंपटीशन बीट करके जो सरकार चुन रही है टीचर रखने के लिए, ये तो वैलिड एक पॉइंट है कि वो लोग काबिल हैं ज़्यादा, तभी तो कंपटीशन बीट करके आगे तक पहुँचे ना। जो लोग फेल हो गए उस कंपटीशन में, जिनके नंबर कम आए, जो मैं बिना उसके बता रही हूँ, किसी आरक्षण के जो पहुँचे हैं, है ना, बिना कोई एक्स्ट्रा मार्क्स लिए या अपने पेरेंट्स की जगह पे नहीं लगे हुए, जो कंपटीशन बीट करके बिल्कुल सीधी एक सरल रेखा में नौकरी ले रहा है बंदा, वो ऑब्वियसली जिन्हें नहीं मिली उनसे कुछ कदम आगे है, तभी तो उसका सिलेक्शन हुआ है। तो उनको वो सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं कि जो वो 4 काम करेंगे अब वो आपसे 1 से लेंगे, और उम्मीद ये होती है कि आप उस काम को करने के लिए कैपेबल हो। कि अगर इस तरीके से सोचोगे तो आपको खुद में एक सुपीरियरिटी सी महसूस होगी कि हाँ यार हम बेटर हैं, इसलिए हम पे ज़्यादा वर्कलोड है कि हम कर सकते हैं। आप काम किसको दोगे? जो उस काम को कर सकता है, ठीक है ना। तो जब से ये चीज़ एक बार मतलब सुनी, देखो अपने मन को बहलाने के लिए है ये। मैं ये नहीं कह रही कि टीचर का काम झाड़ू लगाना, वो खुश होकर क्यों नहीं लगा रहा, बुरा लगता है कई बार। मान लो कभी हम झाड़ू मार रहे हैं, कोई पेरेंट्स आ गया, कुछ आ गया, लगता भी अजीब सा कि यार क्या ही कर रहे हैं। लेकिन जब कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो आप गंदे में बैठ जाओ, फिर ये करो, है ना। तो उसकी वजह ये होता है कि ये काम करना है, कैसे होएगा, ये रोने के बजाय अब उसे करना कैसे है उसका प्लान बना के एक्शन शुरू करो और वो काम कर लो, ये होता है। तो अपनी लाइफ है, अब उसे हर दिन किलस के कि ये तो मेरा काम नहीं था, ये तो मेरा काम नहीं था, ये तो मेरा काम नहीं था, मैं रोती रहूँ। या फिर ये है कि अच्छा भाई यहाँ पे बैठना है, सफाई हो नहीं रही, बंदा है नहीं कोई करने के लिए, बच्चों से हम कराएंगे नहीं, अरे ला झाड़ू कर करा के हाथ दे, छुट्टी। और वो कलीग जिसको मैं बता रही हूँ वो अभी आई हैं, 1 महीना हुआ होगा मुश्किल से उन्हें आए हुए, 25 को होगा, मतलब होता अब समर वेकेशन पड़ गए, तो वो अभी आई हैं। लेकिन यह है कि आके उन्होंने देखा कि हाँ भाई मैम और सर कर रहे हैं तो चलो वो भी अपना ज्वाइन हो गई, इस तरीके से है। तो जब सब करते हैं तो इतना बुरा नहीं लगता। और मैं आपको बताऊं, जो हमारा मेन काम है, हमेशा ये याद रखना जॉब में, जो आपका मेन काम है ना, और कामों के फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में कभी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, भले आपको कितना भी प्रेशराइज़ कर दिया जाए, उससे आप कमाओगे इज़्ज़त। अब जो मैंने अपने टीचिंग से इज़्ज़त कमाई है ना, अगर पेरेंट्स आ भी गए और मैं झाड़ू लगा रही हूँ, उनके रिएक्शन ये होता है कि हाय भगवान बताओ मैम आप सफाई कर रही हो। कई बार ऑफ़र भी कर देते हैं कि अरे नहीं आप छोड़ो, लाओ हम करते हैं, लेकिन नहीं, मना ही करेंगे। तो
एक कर्मठता उनको जो नज़र आती है ना, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं इंप्रेशन मेरा ख़राब नहीं है और अच्छा हो जाता है जब मैं उनके हाथ दिखती हूँ कि भाई मैम खुद यहाँ पे सफाई तक कर रही हैं। तो मेन वो वही है कि भले इधर उधर के काम आपके ऊपर कितने भी आ जाएं, उनको बजाय फ्रस्ट्रेटेड होकर रोने के अपना मेन काम जो है जिसके लिए अपॉइंट हुए हो उसको मत छोड़ो, उसको अच्छे से करते रहो। साथ में जो काम है, अगर देखो उनको जो आपके हिस्से काम नहीं, अगर उनको कराने के लिए आदमी आप अरेंज कर सकते हो तो कर दो। लेकिन अगर कोई और ऑप्शन आपको नज़र ही नहीं आ रहा प्रैक्टिकली, तो फिर उनको रो मत, उन्हें कर लेना ज़्यादा आसान होता है। डेली कब तक फ्रस्ट्रेट होगे। हाल ये होता है कि फिर एंड में आप जिस काम के लिए रखे गए हो ना तो आपसे वो हो रहा फिर, और बाकी के भी नहीं कर रहे, बस आप रो ही रहे होते हो पूरा टाइम। तो मुझे उस फेज़ में नहीं जाना। नेक्स्ट, मेरी देवरानी घर में कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो मुंह फुला लेती है, गुस्से में अपने रूम में जाके बैठ जाएगी, फिर बाहर नहीं निकलती। अभी 11 मई को सास ने व्रत उद्यापन की कथा कराई थी, हम बड़े हैं तो जाना पड़ा और कथा का सारा काम हमें ही करना पड़ा। कथे वाले दिन उसने सुबह से ही मुँह फूल गया बिना किसी वजह के। मेरी सास से बोली ये रोज़ मैं भी ऐसा करती है, फिर जिस दिन हम लोग और सारे रिलेटिव्स आते हैं तभी करती है। सास बोली सारा कुछ इसी के बाप का, तेरे बाप का यहाँ कुछ नहीं, ये चाहती है तू बिल्कुल न झाके। अब मुझे ये जानना है कि इसमें मेरा क्या रोल है। अगर वो हर बार इसे ही करे तो मुझे क्या रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि देवरानी मुझसे बहुत चिढ़ती है। मैं गोल्ड से मंगलसूत्र पहन के गई, नंद बोली कितने का लिया, मैंने रेट बताए तो उस टाइम वो वहीं बैठी थी, तब से और ज़्यादा मुझसे चिढ़ने लग गई। बस मुझे अपना रोल और ड्यूटी जाननी है, इस चीज़ों को मैं कैसे डील करूँ। हालांकि सास नंद मेरे फेवर करने लगी हैं, अब फिर भी मुझे अपने लिए आपसे जानना है। जैसे चल रहा है चलने दो। अब वो उसका किलसने की उसके पास वजह है, वो किलस रही है, तो उसमें आप क्या करोगी। उसके किलस ख़त्म करने के लिए आप काम करना बंद कर दोगी, या अपना सोने का मंगलसूत्र जो पहना है वो उठा के उसे दे दोगी कि तू किलस मत। अगर कोई हमारे अच्छे लाइफ में हम ठीक कर रहे हैं उसको देख के किलस रहा है तो क्या ही कर सकते हो, किलसने दो। आप अपना धर्म निभाइए, आपकी सास और नंद आपके फेवर में है। अब वो किल से मरे वो आपका जोन ही नहीं है ना। आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो और आपके लिए उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो बस। नेक्स्ट, आप इतना सारा काम अकेले करती थी शादी के पहले, और आपकी दीदी कहाँ थी। आपकी दीदी आपका मदद करने क्यों नहीं आती थी। दीदी अपनी शादी में बिजी थी, वो उनके गृहस्थी थी पूरी, बच्चे थे, पति था, सब कुछ था, तो वो अपना घर छोड़ छोड़ के मेरे पास आती खाना बनवाने। तो मैं घर पे थी, मम्मी के पास मैं थी और भैया थे, तो मुझे ही करना था। फिर कोई अपना घर छोड़ के 1 दिन 2 दिन आ जाएगा, लेकिन मम्मी को पैरालाइसिस हुआ था तो वो 1 दिन 2 दिन की बात नहीं थी ना, तो था ही। तो बहनें नहीं आती हमारे यहाँ, तो नहीं होता। मतलब ये कि शादी के बाद आपका एक पैर मैके में ही पड़ा, हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। सही बताऊँ तो ये है, शादी के बाद हम लड़कियाँ भी मेंटली प्रिपेयर्ड होकर यही आती हैं कि ससुराल अब ये है हमारा घर, उसको सजाओ संवारो, अपनी जगह बनाओ। हमें यही सिखाया शुरू से। तो मैके का इतना वो है नहीं कि मतलब वहाँ पे अगर कोई परेशानी है तो हम रोज़ वहीं पे पड़े हुए हैं। तो दीदी भी नहीं आती थी, इसीलिए उनकी अपनी गृहस्थी थी। और सही बताऊँ तो यहाँ ज़रूरत भी नहीं थी ना, मैं थी, भाभियाँ थी, अगर मेरे से ऊपर कोई काम हो गया तो भाभी थी, उनसे मदद ले लिया करती थी। लेकिन सब अलग अलग थे, तो ये था हमारे यहाँ यही चलता है। प्रैक्टिकली पॉसिबल जो होता है वो फालतू के ड्रामे कहना चाहिए नहीं करते कि भाभी हैं तो हम क्यों करें। अरे भाभी की अलग गृहस्थी हो गई, अलग कर दिया उन्हें, वो अपने बच्चे देख रही हैं, पति देख रही हैं, दीदी अपना देख रही हैं। अब मैं यहाँ हूँ, मैं भी अगर शादी करके अपने घर जा चुके होते और उसके बाद मम्मी को वो चीज़ होती तो शायद मैं भी ना आती पलट के जल्दी, क्योंकि आदमी की अपनी गृहस्थी हो जाती है। फिर मेरी माँ खुद कहती कि भाई तू कब तक आएगी, अपना देख। बात ये होती है कि जो वहाँ पे है वो कर लेगा, सिंपल एज दैट होता है। इसमें कोई वो नहीं है कि और संतानें क्यों नहीं आई। नेक्स्ट, मेरी शादी को 1 साल हुआ है और मैं 22 साल की हूँ। मेरे घर में प्रॉब्लम है, क्या करूँ। नहीं ससुरवाल मानते और नहीं तो मैके वाले, क्या करूँ। घर में प्रॉब्लम है, ससुराल वाले नहीं मानते ना मैके वाले, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं, कौन, मतलब प्रॉब्लम ही क्या है, पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा ना इसमें। नेक्स्ट, ये आ गया इन्हीं के पास से सक्सेस, ये है कि जी आप सही कह रहे हो, मेरे ससुराल वालों को तो मेरे प्रति पूरा नज़रिया ही बदल गया है। अब जो कल तक घर घर जाके मेरी बुराई करती थी, अब वही पूरे समाज के सामने मेरी तारीफ़ करते हैं। हो गया ना ठीक सब कुछ, तो हो जाएगा। आप लोग अपने दिमाग में पहले खुद क्लियर होना सीख लो। जब आप क्लियर रहोगे, चीज़ें जो हैं एग्जैक्टली जो है
वैसी ही लोगे और वैसे ही रिएक्ट करोगे, तो धीरे धीरे अपने आप सॉर्ट हो जाएगी लाइफ भी, आपकी इमेज भी, कुछ नहीं बचती प्रॉब्लम फिर। नेक्स्ट, मैम मेरे बच्चे मेरी हेल्प नहीं करते, पति कभी संडे को करते हैं पर बच्चों को कभी नहीं बोलते मम्मी के साथ हेल्प करो। मैं बोलती हूँ तो कहते हैं कल को आईफोन ही करना है, बस मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। अब मेरी सीट दिस नहीं रहती, बीपी लो रहता है। तो कितनी गलत है यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें। काम घसीट के करती हूँ, बच्चे को कोई भी काम बोलो अनसुनी करते हैं, सुबह भी लेट उठते हैं, स्कूल कॉलेज जाना हो तो ही जल्दी उठते हैं, वरना चैटिंग में। हस्बैंड दुकानदार हैं, क्या करूं? शुरू से तो बिगाड़ लिया ना अब हिसाब किताब। अब वो दुकानदार हैं, बच्चे लाट साहब हैं, उनको लगता है ये एक नौकरानी है। अब वही बात है, अगर आपके साथ आपका शरीर नहीं दे रहा ना तो रुकना सीखो। चैटिंग कर रहे हैं, सुबह उठाने से उठ नहीं रहे, मत उठाओ। लेट जाएंगे कॉलेज, नहीं जाएंगे, फिर पति आपके दुकानदार, वो कहेंगे तू कैसी माँ है, तू लापरवाह माँ है। कि जी हाँ जी हूँ, शरीर ही नहीं चल रहा, क्या करूँ? माँ बन के कोई संजीवनी बूटी थोड़ी मिल गई कि मुझे कि मैं मरी हुई भी जिंदा हो जाऊंगी, मेरे से चल ही नहीं रहा। तो जिसे जाना कम से कम उठे। मैं तो इतना कर सकती हूँ कि डब्बा बना के दे दूँगी खाने का। आप जो तबीयत से फील कर रही हो, आप मुझे बता रही हो, है ना? कहती है आप घर पे भी होंगी, लेकिन उसके बाद भी आप सारा काम करके दे रही होंगी, इसलिए आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपका शरीर नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, छोड़ना सीखो काम। करेगा जैसे भी जो करेगा। कल को मैं बताऊं हार्श वर्ड, मर भी जाओगी ना, अगले दिन से 1-2 दिन जब तक वो प्रथाएं चलती हैं ना तब तक रुकेगा घर। उसके बाद भी बच्चे भी पढ़ेंगे, पति ऑफिस भी जाएगा, खाना भी बनेगा, घर भी साफ़ होगा, सब कुछ होगा। कैसे होगा भगवान जाने, लेकिन होगा सब कुछ। तो अपने शरीर पे अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा वर्कलोड है, नहीं हो पा रहा, तो रुकना सीखो कि नहीं हो रहा इससे ज़्यादा। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बच्चों से तो कह ही सकती हो, अपने आप करेंगे। बात ये है कि माँ आय करे जा रही है, मुझसे हो नहीं रहा, करके सब कुछ दे रही है, फिर भी किलस बुन के। फिर हम अपनी इमेज खुद ख़राब कर लेते हैं, फिर हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं रहती। मैं बैंक में जॉब करती हूँ, हस्बैंड का मार्केटिंग जॉब है, कभी ट्रैवल पर, उनका मोस्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम एंड 5 इयर्स का बेटा है, इन लॉज साथ में रहते हैं। प्रॉब्लम है MIL का कॉन्स्टेंट एडवाइसेस, चाहे उन्हें कुछ पता हो या ना हो। शी कीप्स इंटरफेयरिंग, और कन्फ्रंट करो तो बड़ा इशू बनाती हैं, झूठ भी बोलती हैं छोटी छोटी बात पे। लास्ट 4 to 5 टाइम में जब भी हस्बैंड आउट ऑफ टाउन जाते हैं मैं बैंक, वो हमारे रूम में जाके सोती हैं। उनका खुद का कमरा है, फिर भी हमारे एब्सेंस में हमारे रूम में सोना। दी क्या ये सही है? क्या मैं छोटी बात को बड़ा बना रही हूँ? बेटे के लिए दादी के होते हुए भी केयर टेकर रखी है, एज़ वो 70 की हैं, पर मुझे वाइब्स ठीक नहीं फील होती उनकी। अपना ओपिनियन देना इस बारे में। 70 साल की हो गई ना, तो वो वापस बच्चों में घुस गई हैं, उनको इंटरेस्ट आ रहा है। सही बताऊँ तो एक थोड़ी सी ना दिमाग हिल जाता है, वो चीज़ उनके साथ हो रही है, इसलिए वो आपके रूम में सो रही हैं। अगर तो आपके रूम में उनके सोने के बाद कुछ मतलब खंगालती नहीं है या फिर कोई और चीज़ आपको गलत नहीं मिल रही है ना, तो थोड़ा सा ये अपनी पर्सनल चीज़ें आपको देख कर रखनी पड़ेंगी, जो उनके हाथ आप नहीं दिखाना चाहती। बाकी चलो लेट इट बी, इसका तो ठीक है ना। अब 70 की हैं इसलिए केयर टेकर रखनी पड़ रही है, वो अपने ही ध्यान नहीं रख पा रही होंगी। अब रही बात सलाह की, इस एज में आदमी को बस यही एक काम अच्छा लगता है कि कोई उसका एक्सपीरियंस सुन ले। अप्लाई करे ना करे वो बात अलग है, कोई उसका एक्सपीरियंस सुन ले तो उसका देखो, अगर कर पाओ तो बेस्ट तरीका वही है कि वो सलाह दे रही हाँ अच्छा कर दो, करो वही जो तुम्हें करना है। 4, 6, 10 बार जब वो देख लेंगी कि मेरे कहे अनुसार कुछ हो नहीं रहा, धीरे धीरे कमी आएगी। और दूसरी एक चीज़ पॉजिटिव नोट पे लेके चलो कि उनकी बात जब वो मतलब बोल रही हैं ना, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि उससे बेटर आपको पता है, फॉर श्योर पक्के हो कि नहीं इससे अच्छा मेरा तरीका है, तो करो। लेकिन अगर किसी चीज़ में ज़रा भी लग रहा है ना कि करके तो देखूँ, फिर ये वाला नोट भी अपने साथ रखो कि जो वो कह रही हैं एक बार अप्लाई करके तो देखो। भाई 70 साल के हैं, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा उन्हें, तो ऐसा नहीं है कि 10 की 10 बात वो गलत ही कह रही होंगी, एक आध बात सही भी कह रही होंगी, है ना। थोड़ा सा क्लैरिटी रखो। अभी बहुत इरिटेट आप इसलिए हो रहे हो क्योंकि वो हर काम में घुस रही हैं, आपको टोक रही हैं। उन्हें टोक लेने दो, उनकी एज ऐसी है कि उनको अच्छा लगता है कि कोई उनकी बात सुने। अगर आपने उनकी 10 में से एक बात भी मान ली ना तो वो खुश हो जाएंगी, नहीं भी मानी तो भी
हाँ हूँ करते रहो, ये मत कहो कि चुप हो जाओ। करेगा क्या इंसान 70 साल में, ये सोचो ना। उसके पास कुछ होता ही नहीं करने के लिए, वो यही करता है जो सारी ज़िंदगी उसने करा है। वो कोशिश करता है अभी भी उस चीज़ों को बता तो दे, खुद नहीं कर पा रहा। तो ये है उनका पॉइंट ऑफ व्यू। एक ये है इनकी सास जो है वो 24 घंटे गुस्से में रहती हैं और बात बात पर गाली देती हैं, सबको शराप देती हैं। ठीक है, अब इतना डर उन्होंने हमारे अंदर पैदा कर दिया है कि उनके पास जाने से डरती हूँ, नज़रें उठाकर भी नहीं देख पाती हूँ। किचन में काम करूँगी तो डर डर के करूँगी, अपना खाना लेने किचन में नहीं जाती डर के मारे। ये मैंने क्वेश्चन आपका पढ़ा था शायद, या किसी और का होगा, सिंपल इसी तरीके का। इतना डरने की आपको ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा डर रही हो। गाली दे रही है ना, गाली सुनने का कैलिबर नहीं होता जब हमने कभी सुनी नहीं होती। ठीक है, वो भी धीरे धीरे बन जाएगा, लेकिन बहरे बन के नहीं। तो जब उनके आगे से निकलो ईयरपॉड में तेज़ गाने सुनते हुए निकलो ताकि सुनाई ना आए। इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और जिसमें आपके आगे सवाल मैंने पढ़ा कि पति कह रहे हैं दिल की बहुत अच्छी हैं, तो भाई ऐसा दिल जो गालियों के संदूक में बंद हो वो अपने पास ही रखें। हमें चाहिए नहीं ना अच्छा दिल, ना बुरा दिल, ना उनकी अच्छी गालियाँ। तो सिंपल है, जब उनके आगे पास से इधर उधर से गुजरो, कान में फ़ोन ईयरफोन लगा के खूब तेज़ आवाज़ में गाने सुनते हुए चलो, ताकि डर के कब तक रहोगी। जब रहने यहाँ आई हो तो खाना खाने के बाहर जाओगी। इतना मत डरो, सिंपल। बस एक बात मैं आपके बता रही हूँ। नेक्स्ट, मैम आप कई बार कहते हो अगर लोग आपके लिए झूठ बोलते हैं तो 2 ऑप्शन है, सामने वाले को कहने दो, आप जैसे हो करते रहो, औरों के अपने आप ही पता चल जाएगा सच क्या है, या फिर जिनसे वो कह रहे हैं उनको सच्चाई बताओ। असल बात है किस किस को सच बताएं। जिनको हमारी सच्चाई भी पता है लेकिन झूठ बोलने वालों को कुछ नहीं कहते, उल्टा हमें समझाते हैं कि बोलने दो उन लोगों को झूठ, जब हमने गलत किया ही नहीं, मैं क्या सुनूं। मैंने किसी से चुप के लाखों पैसे ले लिए, या मैंने बैंक से ज्वेलरी निकाल ली, या मैंने किसी को कुछ उल्टा सीधा कह दिया। ठीक है, हम में अगर किसी को प्रूव करने की ज़रूरत है, पर अपना मन डिस्टर्ब होता है इतना सब सुन के। जब आपको दुनिया के सामने भिखारी बना दिया जाए, फील होता है मैम, जिनको हर दिन छोटी छोटी बात पर सुनाया जाए और अपने लिए स्टैंड लेने पर हमें ही चुप करा दिया जाए। इस घर में कलेश न मचाओ। देखो, जब आपके माइंड की धनिया बिल्कुल बन रही हो ना, चटनी, उस टाइम पे कोई जो आपको चुप करा रहा है, आप चुप हो क्यों रहे हो उस टाइम, है ना। और दूसरी चीज़ कि किस किस को बताएं। आपको क्या पता कि किस किस को पता है। जिस जिसको पता है, अगर अपनी इमेज की इतनी चिंता है तो हर एक को बताओ फिर। या फिर सिंपल है कि भैया हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब आपको भिखारी बना दिया या कुछ भी कह दिया, आपको लग रहा है ऐसा, ठीक है, लेकिन जब उस बात में कोई सच्चाई ही नहीं है तो वो बात नहीं चलती। ये बात फैक्ट है। अगर आपने वहाँ से पैसे नहीं निकाले, आपने ज्वेलरी नहीं ली, एक फ़र्ज़ी बात उड़ी और चल रही है, तो वो उड़ के ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। जो वो कहावत है ना कि झूठ के पैर नहीं होते, वो सही है, झूठ नहीं है वो बात। तो झूठ चलाने वाले चला देते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, लेकिन वो कुछ दिन चलेगा, फिर वो ध्वस्त हो जाता है अगर उस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, और रही बात ये कि जब आपको बार बार सुनाया जाए, आप अपना कन्फ्रंटेशन करने चले तो आपको चुप करा दिया जाता है। कराने वाले चुप करा रहे हैं, आप मत चुप हो। पूरी बात क्लियर करके उस दिन तभी करो कि घर में कलेश मत मचाओ। तो इस शुरू किसने किया था? जो कलेश शुरू इन्होंने किया, मैं तो बस ख़त्म कर रही हूँ। अगर ये बात 20 बार उठेगी तो मैं 20 बार क्लियर करूँगी। अगर घर में कलेश नहीं चाहिए तो मुझे समझाने के बजाय इन्हें समझाओ कि ये झूठी बातें आज के बाद मेरे कानों तक ना पहुँचे, ना इनके मुंह से, ना किसी अदर के मुंह से। जब भी पहुँचेंगी मैं तभी कन्फ्रंटेशन करूँगी, तभी बात करूँगी। मुझ पर ठीकरा ना फोड़ा जाए कि मैं इस घर में कलेश मचा रही हूँ। शुरुआत ये करेंगी, ख़त्म मैं करूँगी। फिर ये तरीका है। अगर आपका नहीं हो रहा कि मेरे से चुप नहीं रहा जा रहा, कोई आपको चुप करा रहा है और आप चुप रह के अंदर अंदर घुट रहे हो, तो वो तो नासूर की तरह कहीं का कहीं फटके निकलेगा ना। अगर आप में नहीं है वो चीज़ बर्दाश्त करने की ताकत, आपको बोलना ही है अपना पॉइंट, तो फिर बोलो। फिर कोई भी चुप करा रहा है मत चुप हो। वो और नुकसान जाता है कि आपको कहना है लेकिन आप कह ही नहीं पा रहे। तो उस टाइम थोड़ी सी इज्जत के लिए रुक गए, घर में कलेश नहीं मच रहा। अरे जो शुरू कर रहा है, जो पतीला लगा रहा है, उसको देखो ना, बम की क्या गलती की, वो फट गया। जिसने आग लगाई गलती तो उसकी है ना। फिर ये एग्जाम्पल याद रखो। तो बोलो कि भाई मैं तो बम हूँ, मैं तो इसलिए फट गई। लेकिन जिसने पतीला लगाया उसको रोको ना। अगर आपको घर फटने से रोकना है तो क्यों कर रहे हैं वो ऐसी बातें? अगर करेंगे तो सुनेंगे, फिर मैं भी क्लियर करूँगी अपनी चीज़ें।
दी एक बात बताएं, जब हस्बैंड भी बोले नंद सास की तरह ताने दे, कहें कि क्या लेकर आई थी तो क्या उसे दिए सारे ज्वेलरी शादी के सब वापस कर देनी चाहिए? मैं तो खुद के पास रखी हूँ, लेकिन जब ऐसे कहते हैं तो मन करता है इन लोगों को चढ़ाया हुआ सब कुछ दे दूँ। बहुत रोती हूँ, बुरा लगता है। आप बताएं क्या शादी की चढ़ी हुई ज्वेलरी सब वापस कर देनी चाहिए? अरे अगर वो पूछ रहे हैं भैया ज्वेलरी क्यों दे रही हो अपनी, अगर नहीं जी से छूट रही, अगर जी से छूट रही है तो दे दो, लेकिन एक नाक लगा के किसी ने मुझे कैच कह दिया और आपने अपना जेवर उठा के दे दिया, उसकी तो मैं पक्षधर नहीं हूँ। ठीक है भाई, वो कहें क्या लेके आई थी तो कह दो कुछ नहीं लेके आई थी, ख़त्म बात। नेक्स्ट, मेरे पति कुछ काम नहीं करते, मेरी सास गवर्नमेंट टीचर है, मेरे पति दिन भर उन्हीं के काम में लगे रहते हैं, अपना पर्सनल कोई काम नहीं करते, सास हमारा खर्च उठाती है, देवरानी जेठानी ताना मारती है, मेरे बच्चे भी नहीं हैं, प्लीज़ सोल्यूशन बताएं। मारने दो उन्हें ताना, लेकिन आपके पति को काम करना चाहिए साइड में। माना कि बेसिक के टीचरों के पास काम बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये है कि साइड में उनका काम भी करते रहें आपकी सास का, और अपना काम भी उन्हें करना चाहिए। ये उन्हें सिखाती रहो कि कल को मम्मी ने अगर नहीं दिया हमारा खर्चा तो हम तो इस लायक भी नहीं है, जो आप उनकी हेल्प करा रहे हो उसके बदले में कोई तनख्वाह थोड़ी मिल रही है। या कल को मम्मी की नौकरी पूरी हो गई, उसके बाद उन्हें आपकी इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी, तब उन्होंने अगर ख़र्चा उठाने से मना कर दिया तो कुछ थोड़ा सा ही करो, चाहे 4 घंटे का ही कोई काम पकड़ो, लेकिन पकड़ लो उन्हें, ये चीज़ बताओ। बट मैम नेक्स्ट, ऑनेस्टी की कोई वैल्यू क्यों नहीं, वही सबसे पीछे रह जाता है? ऐसा नहीं है भाई, मुझे तो लगता है ऑनेस्टी से बढ़ के कुछ है ही नहीं। आप अगर सच में अपना काम अपने प्रति, दूसरों के प्रति अगर आप ईमानदार हो, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब भले आपके पास ना 50 झूठे रिश्ते ना हों, लेकिन ऑनेस्टी की मैं आपको ताकत बताऊं, अगर आप अपने और दूसरों के प्रति सच्चे और ईमानदार रहते हैं, आपकी ताकत ना, सुप्रीम पावर, भगवान आपके साथ खड़े होते हैं। आपको लिटरली फील होगा कि भगवान आपके बिल्कुल पीछे हैं कि तू चल, मैं हूँ। जब आपको परेशानी होगी ना वो खड़े हो जाए। किसी इंसान की भी कितनी भी बड़ी सोर्स होगी ना, आपको उसे फ़ोन मिलाना पड़ेगा कि हाँ भैया ये दिक्कत है या ये है, ये काम कराना है, बताओ, और फिर भी वो करेगा नहीं करेगा, डिपेंड्स ऑन योर टाइम। आपका टाइम सही होगा कर देगा, आपका टाइम ख़राब होगा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ऑनेस्टी से चलते हो लाइफ में, जितना पॉसिबल हो सके मैक्सिमम, है ना, सत्य हरिश्चंद्र तो आज के ज़माने में कोई नहीं बन सकता, लेकिन मैक्सिमम अगर आप अपने लाइफ में ऑनेस्टी से चलते हो ना, आपके भगवान आपके साथ ऐसे खड़े रहेंगे, क्या आपके माँ बाप खड़े होंगे, क्या कोई यार दोस्त रिश्तेदार खड़ा होगा। और इस दुनिया को जो चला रहा है, जब वो आपके पीछे खड़ा हो जाएगा ना, तो आपको क्या लग रहा है किसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी? किसी की भी नहीं। दी प्लीज़ कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देना। अगर इन लॉस ऐसे हों कि मुंह पर बहुत अच्छा पीठ पीछे कुछ अलग ही बोलते हो तो उन्हें कैसे डील करें? वैसे तो मैं अलग रहती हूँ, लेकिन इन लॉस के हिसाब से चाहती हूँ मेरी तबीयत कुछ चलती हूँ, कुछ ठीक नहीं रहती मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से। तो मेरी मदर इन लॉ मुझे एक मंदिर ले गई थी अपनी मर्ज़ी से। उनका मानना अगर कोई भूत प्रेत जैसा कुछ होता है तो वहाँ जाने से पता चल जाता है। उनके कहने से हम वहाँ गए, हमें पता भी चला, और वहाँ पर ये पता चला कि यह सब करने वाला और कोई नहीं, मेरी सगी जेठानी है, जिससे मेरा 10 सालों से कोई लेना देना नहीं, फिर भी वह उनकी साइड है, और वह बात उन्होंने घर में किसी से बताई भी नहीं। आप बता दो, आप बता दो कि भैया वहाँ गए थे, ऐसे ऐसे मम्मी जी लेके गई थी और जेठानी का नाम आया उसमें। भले आप विश्वास करते हो इन चीज़ों पे या नहीं करते, लेकिन वो तो करती हैं ना। अब वो अपनी जगह पे ले गई और वहाँ उनकी चहेती का नाम निकला। आपके पास एक पॉइंट है, आप बताओ लोगों को कि भैया ऐसे ऐसे गई थी मैं तो जेठानी का नाम निकला। और आइंदा से उस जेठानी से कर लो बहुत ज़्यादा किनारा, फॉर्मल रिश्ता भी रखने की ज़रूरत नहीं है फिर उससे। सिंपल, जो इस तरीके की हरकतों में लिप्त पाया जाए, क्योंकि होना नहीं होना वो एक अलग चीज़ है, भगवान से किस्मत से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी तबीयत भी ख़राब हो रही है या कुछ भी हो रहा है, आपके काम में नुकसान हो रहा है, क्यों ही पड़ना है इन पंगों में, है ना। तो जिस भी चीज़ में उसका वो आया था, आगे से उसके लिए सचेत हो जाओ। और सासू माँ से भी सीधे कह दो कि भैया उनके साथ अगर रखना है वास्ता तो फिर मेरे से ना रखो। सिंपल, कि मैं और वो एक साथ नहीं होने के, या तो मैं या तो वो, इस तरीके से रख लो। क्योंकि इतनी बड़ी बात पता लगना, उन्हीं की बात को उन पर वो यूज़ करो ना। वो ही ले गई थी ना आपको, और वही वहाँ पे उनका नाम निकला। कह जी नहीं मैं नहीं, अब तो पूरा माहौल बना दो उस चीज़ का।
ना ना ना, अब तो इतनी बड़ी बात पता लग गई, मैं नहीं रखूँगी। तो या तो सास से भी पीछा छूट जाएगा, नहीं तो जेठानी से तो छुट्टी छूट जाएगा। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरा एक प्रॉब्लम है। मेरे हस्बैंड मुझे कोई काम करने के लिए उनसे पूछना पड़ता है, यहाँ तक कि कहीं जाओ तो कपड़े भी कहीं अनजाने नहीं देते, बोलते हैं मेरे साथ चलूँगा, शॉपिंग भी नहीं। क्या करूँ? बच्चा डॉक्टरी कर रहे हैं इसलिए चुप हूँ या फिर एडजस्टमेंट समझूँ? ऐसा है, वो शुरू से सिर पर सवार होंगे। शुरू में तो आपको लगा होगा कि हाय मेरा पति मुझे कितना प्यार कर रहा है, हर चीज़ मेरे को हाथ में ला के दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, हर जगह मेरे साथ। शुरू में याद करो, शादी के शुरुआती सालों में लगता है ना पति को मंगलसूत्र की तरह गले में टांग के घूमे हर जगह, कि नहीं अलग नहीं, अब मैं अकेली कैसे जाऊँगी, मेरी शादी होगी, साथ चलो, होता है ना। और जिनके पति नहीं जा रहे मुझसे प्यार नहीं करते। अब गुस्सा तब आता है जब हमें, अब कई साल बाद हमें अकेले जाने का मन है, वो मंगलसूत्र की तरह गले में ही पड़ा हुआ है, अब वो छूट ही नहीं रहा। तो बात वही है, अब वो हर जगह साथ जा रहे हैं, सही है, पूछना पड़ता है। कपड़े क्यों मतलब वो हो रहे हैं, मान के चलो आपने उनकी मर्ज़ी के कपड़े नहीं पहने, कुछ अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का अच्छा सा पहन लें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुंह बनेगा 2.5 किलो का। एक बार बनेगा, 2 बार बनेगा, अगले को खुद समझ में आ जाएगी तो सुन ही नहीं रही। पहन क्यों रहे उनके मर्ज़ी से? आपको नहीं पता मेरे को क्या अच्छा लग रहा है या मुझे क्या पहनना चाहिए? शुरू में ही पूछा होगा ना, वो दिखाते हैं, मैंने देखा है ना ऐसी पत्नियों को, तैयार होकर दिखाएंगी मैं कैसी लग रही हूँ, लाल वाली पहनूँ या गुलाबी वाली पहनूँ, सिर पे तो खुद चढ़ाते हो, उसके बाद फिर कह जी अब मुझे इनसे पूछना पड़ रहा है। तो अगर आपने शुरू में ये चीज़ नहीं की तो भी, अगर वो शुरू में बता रहे थे आपको तभी टोक देना चाहिए था, लेकिन तब क्या हमें लगता है टोकन ऑफ लव, बाद में हो जाता है फंदा। तो इन चीज़ों में पड़ना नहीं चाहिए। जिनकी नई शादी है मैं उन्हें तो अभी से बता दूं कि भैया आपका मेकअप, आपके कपड़े, ज्वेलरी, ये जो लेडीज़ डिपार्टमेंट है इसे लेडीज़ ही रहने दो, इसमें हर चीज़ में पूछा मत करो। और अगर मान लो हमारा ब्लाउज की पट्टी इतनी सी है पीछे से, या हम चल रहे हैं हमारी ब्रा दिख रही है, हमारा हस्बैंड कह रहा है कि भाई ये वाला ब्लाउज मत पहन, दूसरा पहन ले, वहाँ है बात कि आप एक्चुअल में बुरे लग रहे हो, कुछ गलत लग रहा है, इसलिए वो टोक रहा है अगला। तो सुन लो कि अच्छा ठीक है, अगर ये कह रहे हैं अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, ये होती है। लेकिन मेरे पास 4 साड़ी है, उसमें से सेलेक्ट भी मैं पति से करवा रही हूँ कि कौन सी पहनो, कोई लॉजिक नहीं है। रुकना होगा उस इंसान को रुक जाएगा, लेकिन ना रुका ना तो आगे के सालों में गले में आफत डल जाएगी। इस चीज़ से बचना चाहिए। अब जब लग गया कि आफत पड़ गई है, अब अपनी मर्ज़ी करना शुरू करो, राड़ होएगी थोड़ी सी, घर में कलेश होएगा, मुंह बनेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आज़ादी मिल जाएगी। आज़ादी का संग्राम लड़ना पड़ेगा अब आपको। नेक्स्ट, हाय दी, बिफोर डिलीवरी मेरा फेस अच्छा था, लेकिन अब फेस पर बहुत सी प्रॉब्लम हो रही हैं, घरेलू उपाय कुछ नहीं हुआ, क्या और स्किन किट लेनी चाहिए? प्लीज़ सजेस्ट मी, थैंक यू। हाँ ट्राई कर लो यार, मतलब मुझे फ़र्क है तो मैं तो यही कहूँगी, ट्राई कर लो। नेक्स्ट, मैम, जिन लोगों के पति कभी उन्हें प्यार ना किए हो, रेस्पेक्ट दिलाएं घर वालों के सामने, वो अपने रिलेटिव्स की सेवा ही करानी हो, उनके पत्नी ऐसा समझते हों, ऐसे बीवी बहुत बाहर प्यार तलाशे तो उसकी गलती, ऐसा क्यों? बस पति को ही झेलो, चाहे वो कभी आपको प्यार ना दिया हो। मतलब आप अपने पति के होते हुए भी फिर बाहर प्यार ढूंढेंगी, ये कहना चाह रही हैं आप? क्योंकि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दिलवा रहा अपने घर में। अभी तो आपके घर में रिस्पेक्ट नहीं हो रही, लेकिन अगर आप अपने पति के रहते बाहर प्यार ढूंढेंगी तो आपकी सामाजिक रिस्पेक्ट भी चली जाएगी। ये कोई हल नहीं होता। तो जिसके साथ फेरे पड़े हैं उसके मन में जगह बनाना, उससे प्यार हासिल करना, इसकी स्ट्रगल समझ में आती है। लेकिन क्योंकि ये ऐसा कर रहा है इसलिए मैं बाहर प्यार तलाशूंगी, भाई ये मेरे नज़र में तो गलत है। ठीक है, ये मेरी नज़र में गलत है। आपको वहाँ पर अपना सम्मान चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसके लिए अपने स्टैंड लो, लेकिन दूसरे आदमी के पीछे गलत बात, ये नहीं होना चाहिए। चलो जी आगे चलते हैं। हेलो दी, मैं बड़ी सिस्टर, मैं जब आपको सुनने लगी हूँ तब से मुझे मेरी गलती पर भी गिल्ट नहीं होता, क्या करूँ? और बिना गलती के भी नहीं होता, प्लीज़ कुछ बताएं। आपको अपनी गलती पर भी गिल्ट नहीं होता तो आप ऊपर उठ गए हैं। लेकिन देखो इसमें वो भी नहीं है, अगर हमें अपनी गलती पे गिल्ट नहीं हो रहा, लेकिन हम उस गलती को सीख के समझ के आगे दोहराने की वो ना करें,
तो ठीक है। मान लो मुझसे कोई गलती हो गई, अब मुझे समझ में आया, मैं थोड़ी देर के लिए अच्छा भाई हाँ गलती हो गई, तो मैं क्यों जाऊँ गिल्ट में। लेकिन आगे से मैं ये ध्यान रखूँगी कि वो चीज़ दोबारा ना हो। अगर आप अब इतने कहना चाहिए ढीठ हो गए हो मेरी वीडियो देख के, तो ये गलत मैसेज जा रहा है कि आपको अपनी गलती पे ना तो गलती का एहसास हो रहा है, ना गिल्ट फील हो रहा है। अगर आप उसको दोबारा दोहरा भी रही हैं तो मेरी बहन आप गलत जा रही हैं। गलती हमें हमारी रियलाइज़ हो जाए तो उसके पीछे पकड़ के रोने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन फ्यूचर में उस गलती को दोहराना नहीं है, ठीक है। नमस्ते सुनीता जी, मेरे जेठ जिठानी अपने को गार्जियन वाला रुतबा दिलाना चाहते हैं पर करना कुछ नहीं। हम अलग रहते हैं, सास ससुर नहीं रहे, हमें घर से निकाला पहले हमने स्ट्रगल कर घर बनाया, हमसे बड़ी उम्मीदें करते हैं। यहाँ साथ में दोनों भाइयों की शॉप है अपना, ऊपर में घर नहीं बनाते, समझ में संपत्ति बटोरते हैं समाज में कि हमारा इनकम कम है। सिंपैथी, तो भाई साहब स्पेलिंग, इनकम कम है, हम छोटे हैं। समाज में सिंपैथी बटोरने दो ना, मेरे ये नहीं समझ में आता। सही करने पे तो देखो समाज की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, करने वाले गलत करने के बाद भी नहीं कर रहे भाई। अगर छोटे देवर देवरानी बड़े देवर मतलब बड़े जेठ जेठानी को सास ससुर वाला रुतबा नहीं दे पा रहे, क्योंकि उन्हें पता है वो अंदर से कैसे हैं। कौन समाज वाला आके ज़्यादा से ज़्यादा कोई बनेगा चौधरी आके यूँ कह देगा कि भाई अरे नहीं बड़े हैं तुम्हें इज्जत करनी चाहिए। बस ये कोशिश करते हैं जी जितने हैं जिस लायक हैं, या फिर सीधे कह दो कि जो साथ में रहता है बरतता है उसको पता होता है, बाहर से देखने वाले को चीज़ें पूरी तरह समझ में नहीं आती। अगर आपने ये 2 लाइन बोल दी इसी तरीके से जैसे मैंने बोली है, समझदार आदमी वहाँ समझ जाता है कि भैया दाल में कुछ काला है, जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा नहीं है। तो इतना ज़्यादा समाज का प्रेशर ना लो मत, अगर आप सही हो तो, ठीक है। रह रहे हैं रहने दो, उन्हें संपत्ति बटोरनी है बटोरने दो, लेकिन आप अपनी जो वो उम्मीदें कर रहे हैं करने दो। उनके पूरा करने की आपकी जिम्मेदारी है नहीं कि वो उम्मीद कर रहे हैं तो आपको पूरी भी करनी पड़ेगी। आपको जैसे अपना पैसा मैनेज करना है वैसे करो। आपने घर बना लिया, अपने घर में मज़े से रहो, कोई टेंशन नहीं है। फालतू का सोचो ही मत उनके बारे में। मैं बता रही हूँ पढ़ के, कोई प्रॉब्लम है नहीं आपकी लाइफ में एक्चुअली, सिर्फ आपको एक प्रेशर है समाज की सोच का, वो उसे और निकाल दो। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं हॉस्पिटल में डाइटिशियन के पोस्ट पर हूँ। मेरी टाइमिंग 9 to 5 है, बट मैं 11 बजे सुबह तक हॉस्पिटल जाती हूँ। सेम मेरी भी जूनियर ANM है, उसका टाइम भी सेम है, बट वो 11:30 आती है, 3 बजे चली जाती है। प्रॉब्लम यह है मेरी BMO हमेशा मुझे ही टाइम के लिए डांटती है। मेरे जूनियर के हस्बैंड हॉस्पिटल में ही अकाउंटेंट की पोस्ट में है, उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता। हालांकि मैंने आजकल जल्दी जाने लगी हूँ, बट वो आज भी उसी टाइम पर आती है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं क्या करूँ, कोई सजेशन दीजिए प्लीज़। देखो जी, अब आप जाने लगी, जब एक संस्था का लोगों के आने का टाइम बदलता है बिगड़ता है ना, तो वो सुधारने में आता नहीं। फिर उसके पति अकाउंटेंट है, उनको प्रेशर है कि कहीं अकाउंट में कोई गड़बड़ ना कर दें तो उनकी सैलरी वैलरी का कुछ दिक्कत हो सकती है। इसलिए तो या तो आप भी चक्कर में मत आओ, जैसे जा रही थी जाती रहो। रही बात ये कि टाइम के लिए आपको कह रहे हैं सुन लो बेशर्मों की तरह, साइन अपने जैसे कर रहे हो करते रहो। आपको भी पता है ना कि उसको क्यों नहीं कह रहे। आपको लड़ने की या कोई स्टैंड लेने की या जल्दी जाने की या अपने शेड्यूल में चेंज लाने की ज़रूरत तब है जब आपके समय पे ना आने पे आपको साइन करने से रोका जाए या कोई आपके खिलाफ़ कार्रवाई करने की चेतावनी दी जाए। तब आपके पास एक लीगल वेपन है कि वो भी नहीं आ रही। लेकिन अगर वो 11:30 आके और अपना काम कर रही है और आप 11 बजे आके अपना काम कर रही हो, तो चोर वाली बात भी मैं करूँ तो आप थोड़ी सी कम चोरी कर रहे हो उससे, ठीक है। तो जैसा चल रहा है चलने दो, अपने शेड्यूल में भी मत चेंज लाओ, उसके में मत लाने की कोशिश करो। जैसा चल रहा है चलने दो। अब वो 3 बजे जा रही है अपने पति की सोर्स की वजह से, आपके पति की सोर्स नहीं, आप 5 बजे जाओ। लेकिन जब वो कहवे ना, आपके जो भी हेड हैं अगर उनसे थोड़े भी टर्म्स हों तो आप उनसे कह सकते हो कि मैं मान रही हूँ कि उनके पति अकाउंटेंट है, ये है वो है। आप उन्हें नहीं कह रहे, लेकिन मुझे भी मत कहो ना, फिर उससे तो मैं ज़्यादा ही बैठ रही हूँ। एक बार स्पष्ट बोल के देख लो, अगर इतने टर्म्स हैं, और नहीं भी हैं तो वो कह रहे हैं कहने दो, जैसे आपका चल रहा चलते रहो। अगर कुछ लिखित में कार्रवाई करेंगे आपके पास पॉइंट है।
यू आर माई फेवरेट सुपर वुमन सुनीता दीदी। मैं अपने भाई की शादी में दिल्ली गई थी, अब वापस आ गई हूँ। मैं लाइफ में पहली बार दिल खोल के एंजॉय की। आपसे और आपके वीडियोस से जो भी सीखा वहाँ अप्लाई किया। मुझे देखकर सब लोग बहुत खुश थे। मुझे सेलिब्रिटी जैसा फील हो रहा था। थैंक यू दीदी हमारी लाइफ में आने के लिए। खुशी होती है आप लोगों की लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। नेक्स्ट, दीदी आज मेरी ननद यहाँ मायके आ रही है अपने हस्बैंड से झगड़ा करके। मेरे हस्बैंड लेने गए हैं, सास ससुर नहीं है, मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन मैं उनके साथ अच्छे से रहती हूँ। आते हैं तो ध्यान भी देती हूँ, मैं सारे फ़र्ज़ अच्छे से करती हूँ, फिर भी वो लोग चुगली करते हैं। मेरे भी बहुत इल्ज़ाम लगाए कि मैं अपने पति को उनसे बात करने से मना की, और आते हैं तो पूछते भी नहीं कि सारे इल्ज़ाम पर मैं लड़ाई बढ़े ना करके मैं जवाब नहीं दी, लेकिन वो खुद लड़के आ रही है। मैंने हस्बैंड को बोल दिया कि मेरे से जितना होगा उतना ही करूँगी, आप भी उनकी बात में आके मुझसे झगड़ा मत करना, लेकिन फिर भी डर लग रहा है, क्या करूँ। वो लोग अपने भाई के सामने में ऐसा दिखाते हैं जैसे हम भाभी की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ठीक से बात भी नहीं करती, फ़ोन भी नहीं करती। आपने अपने से मेरे को बोलते हैं सब लोग से भाभी हम लोग को पूछते नहीं, फ़ोन नहीं लगाती। आपने अपने हस्बैंड से बात कर ली ना कि उनके चक्कर में आके लड़ाई मत करना। उनको खुद भी लगेगा कि जब तक बहन नहीं थी, कुछ क्लैशेज नहीं हो रहे थे, उसके आते ही क्यों होने लगे। दूसरी बात, उनके सामने वो दिखा रही हैं कि वो भाभी की रिस्पेक्ट कर रही हैं। थोड़ी सी नाटकबाजी उनसे आप भी सीख लो ना, तो पति के सामने आप भी दिखाओगे आप उनसे रिस्पेक्ट कर रही हो। अगर ये है कि हम ही मिला लेते हैं, भाभी कभी फ़ोन नहीं मिलाती, मिला लो कभी फ़ोन, मिला लो, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉल लॉग में दिखाने के लिए तो होगा कि नहीं देखो मैंने मिलाया था। महीने में एक बार मिला लो, 15 दिन में एक बार मिला लो। तो नाटक वाले से थोड़ा सा नाटक करके ही जीत सकते हैं आप, लीनियरिटी से नहीं जीत पाओगे उससे। अगर जीतने की हारने की वो चल रही है दिमाग में तो, और फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो दोनों ऑप्शन है। हेलो दी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं छुट्टियों में मैके जाने का नाम लूँ तो सास और पति कभी राज़ी नहीं होते। मेरी शादी को 20 साल हो गए। मैके में मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, मुझे इसलिए जाना है, क्या करूँ। मेरे ससुराल हरियाणा में है, मैके दिल्ली में है। बहुत कम मैके जाती हूँ, पर जब भी जाती हूँ कलेश होता है। खुद की बेटियाँ सारी पास में ही हैं, जब मर्जी आती रहती हैं। सजेस्ट मी प्लीज़ प्लीज़। होने दो कलेश, जब जाना है तो चली जाओ, सिंपल। कलेश हो जाएगा, ये सारी जिम्मेदारी बहू की थोड़ी होती है। आपको अगर जाना है और जेन्युइन रीज़न है तो चली जाओ, जिसे कलेश करना, सिर मारना दीवार में मारता रहे। नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड अपने घर वालों के लिए पागल रहते हैं। मेरी कोई अच्छाई कभी भी उनको नहीं दिखी। मेरा नेचर भी ख़राब हो गया है। मैं भी सारा दिन गुस्सा करती रहती हूँ क्योंकि मुझे वह रिस्पेक्ट और मान सम्मान मिला ही नहीं जो मैं डिज़र्व करती थी। लोगों ने मेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाया। मेरे हस्बैंड पर मुझ पर हावी रहने लगे, और साथ में ही पूरे ससुराल वाले भी। अब मैं कितनी भी स्ट्रिक्ट हो जाऊँ उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ। 2 बच्चे हैं, उन पर भी ध्यान नहीं दे पाती। सब लोग अजीब से हैं, डुअल माइंडेड। सामने कुछ और कहते हैं, पीछे कुछ और कहते हैं। समझ नहीं आता मेंटल पीस कैसे बना कर रखूँ जब हस्बैंड ही सारे दिन प्राण पीते हैं। शक्की भी हैं, पैसे देने में भी जोर आता है, जबकि मैं नौकरी करती हूँ। मेरी सारी पेमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले तो अपनी पेमेंट अपने पास रखना शुरू करो, बाकी चीज़ें बाद की बात है। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, मेंटली सॉर्ट हो जाओगे। फ्रस्ट्रेशन हो ही आपको सबसे ज़्यादा एरिया कि बाहर मेहनत कर रहे हो, हाथ में पैसे नहीं आ रहे, परिवार में प्यार सम्मान कुछ मिल नहीं रहा, तो इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड हो रही हो। रही बात यह कि जो आप इज़्ज़त डिज़र्व करती थी वो आपको नहीं मिली, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी रिस्पेक्ट करना बंद मत करो, समझ रहे हो। और अपने पैसे सीधे मना कर दो कि भाई मैं नहीं दूँगी, मैं अपने पास रखूँगी। मेरी कंडीशन सिंपली बोलो ऐसी है जैसे लोअर तबके में कोई ऐसी घर घर जाके काम करने वाली महिला हो, और वो जो पैसे कमा के लाए मजदूरी करके अपनी, शाम को उसका पति मार पीट करके वो भी ले जाए। तो मेरी कंडीशन पढ़ने लिखने के बाद भी ऐसी हो गई है। तो जो मैं नौकरी कर रही हूँ वहाँ पे मुझे डबल मेहनत करनी पड़ रही है घर का पूरा करने के साथ, तो इन पैसों को मैं नहीं दूँगी। एटलीस्ट पूरे तो बिल्कुल नहीं दूँगी। थोड़े बहुत पैसे 70-80% अपने पास कम से कम रखना शुरू करो। आधी फ्रस्ट्रेशन तो देखना आपकी तभी ख़त्म हो जाएगी जब आपके हाथ में आपके पैसे रहने लगेंगे, चाहे आप फिर उन्हें जोड़ो चाहे खर्च करो। सबसे पहला काम ये करो, और बाकी की चीज़ें उसके बाद एक एक करके सॉर्ट करना।
नेक्स्ट, दी आपकी सलाह से मन को सेटिस्फेक्शन एंड क्लैरिटी मिलती है। मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था, प्रॉब्लम भी बहुत है। डेविएटेड नोजल सेप्टम की वजह से सांस अच्छे से नहीं आती, सांस, जिस वजह से हमेशा थकान और सुस्ती फील होती है, ऑक्सीजन की कमी रहती है बॉडी में, जिससे कि सारी प्रॉब्लम होती है, कॉन्फिडेंस लो रहता है। पर ये सब सिर्फ मैं फ़ील करती हूँ, बाहर से सबको नॉर्मल लगता है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, लगता है सर्जरी के बाद और भी बुरा ना हो जाए। नाक के शेप, हस्बैंड को कैसे मनाऊँ सर्जरी के लिए, प्लीज़ दी हेल्प मी। देखो, अगर ये प्रॉब्लम है तो सर्जरी करा लो। हम अक्सर डरते हैं कि सर्जरी के बाद और ज़्यादा ख़राब ना हो। अगर अच्छा डॉक्टर, अच्छा हॉस्पिटल आपको मिल जाता है तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आपको फिर लगेगा बाद में कि आप बेकार ही इतने दिनों से इतना टॉर्चर झेल रही थी। ठीक है। नेक्स्ट, मैम मैं पहले जॉइंट फैमिली में रहती थी, मेरे हस्बैंड ही घर का खर्चा चलता था। फीवर और सास ससुर, देवर होगा, फीवर लिख दिया। देरानी और सास दोनों मिलकर रहती थी, खिलाफ प्लॉटिंग करती थी, मुझे मेहमानों के सामने बेइज्जत करती थी कि ये तो घर का काम नहीं करती, सारा काम छोटी बहू करती है। बट मैंने अपनी देवरानी के साथ मिलकर काम बांट रखा था। फिर सास सब जगह बुराई करती है कि ये तो काम नहीं करती, जबकि मैं अपने हिस्से का सारा काम करती थी। अब मैं अलग हो गई हूँ, अलग सिटी में रहती हूँ, फिर भी मेरे पति उनके घर का खर्चा उठाते हैं। जो भी चीज़ घर में एक्स्ट्रा दिखती है ससुराल में दे आते हैं। मेरे मना करने के बावजूद जब भी इसकी शादी हो तो देवरानी और उसके बच्चों के कपड़े भी हमें ही दिलाने पड़ते हैं। पति मेरी बात मानते नहीं, इसका फ़ायदा सास और देवरानी उठाते हैं। मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मुझे पति कहते हैं देख के खर्चा किया करो, बट ससुराल में देवरानी और उसके बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, मेरे पति दिलवाते हैं। नंदों को भी देवरानी और सास ने अपनी तारीफ़ किया हुआ है, पति भी उनकी बात मानता है, क्या करूँ। देखो, जब तक आपके पति नहीं मान रहे तो जो अब आप अपने लिए कपड़े खरीदते हो ना, वो भी बढ़िया से बढ़िया खरीदो। नुकसान हो रहा है इसमें, आपकी बचत तो कुछ होगी नहीं, लेकिन फिर आप ही क्यों एडजस्ट कर रहे हो। जब कहें कि देखभाल का खर्चा करो तो सीधे कहो कि पहले तो हम ही हैं। अगर उनको आप 1500 का या 4000 का कपड़ा पहना रहे हो तो हमें तो पहले 6000 का पहनाना ही चाहिए। किसी से भी पूछ लो, ये बात तो है ही। तो फिर हम क्यों एडजस्ट करें भाई। सीधी बात बोलो कि हम क्यों मतलब हम हाथ क्यों खींचे अपने खर्चों में। हमारा पूरा करने के बाद जो बचे वही तो आप उन्हें दोगे लॉजिकली। तो फिर दे दो, हम उन्हें मना नहीं कर रहे, लेकिन फिर हमें क्यों कम करने हो कह रहे हो। आप भी उन्हीं के जैसे पहनो, आपसे भी अच्छे वो पहन रहे हैं तो बहुत गलत है। अव्वल तो उनका करने का मतलब क्या है, जब उनके भी तो पति वति कमा ही रहे होंगे। लेकिन अगर मान लो उनके यहाँ कमाई नहीं है या कुछ भी है और आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो इसलिए कर रहे हो, चलो समझ में आ रहा है। तो जब कर रहे हो तो कम से कम ये तो है कि जो मेन करने वाला है, मैं तो कहूँ अगर अपनी पत्नी को उससे बेटर नहीं पहना रहा, एटलीस्ट बराबर तो पहनाएगा। ये तो इलॉजिक है कि अपनी पत्नी बच्चों को तो कम, उन्हें ज़्यादा। इसके लिए तो आप सीधे कह सकते हो कि भाई हम क्यों हाथ रोकें, पैसा तो हमारा ही है, पति तुम हमारे हो, पहली जिम्मेदारी तो हमारे प्रति है। उनके लिए और भी हैं करने वाले, हमारे लिए तो एक तुम ही हो। तो हम नहीं मर्जी से वो करेंगे एडजस्ट, जितने का उन्हें दिला रहे हो उतने का हमें भी दिलवाओ। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरी बेटी ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली, बिल्कुल ठीक है, अच्छा चल रहा है उसकी ज़िंदगी, लेकिन मेरे घर के लोग कहते हैं हमारे घराने में ऐसा किसी ने नहीं किया, माँ ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए लड़की ने ऐसा किया, मुझे ही ताने देते हैं, क्या करें। सुन लो भैया, सुनने पड़ते हैं, क्या ही कर सकते हैं। आपके घर में जब पहले कुछ हुआ ही नहीं तो ब्लेम किसे जाएगा। माँ को ही कहेंगे कि भैया इसने कुछ ध्यान नहीं करा। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो लड़की सही चलती रहेगी, थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे स्थिति हो जाएगी सामान्य, क्योंकि फिर आपके पास भी होगा ना कि भाई ध्यान क्या नहीं दिया, उसने अपनी मर्ज़ी से चुना, लेकिन चुना तो इतना बढ़िया कि क्या पता हम भी ना चुन पाते। कुछ साल बीत जाने दो, फिर आपके पास कहने के लिए एक चीज़ होगी। नेक्स्ट, हेलो दी, वैसे तो सारे आंसर मिल जाते हैं मुझे आपके यहाँ से, मुझे ये पूछना है, मेरी भाभी को आए 2 साल हुए हैं और वो मम्मी के साथ नहीं रहती, ऊपर के फ्लोर पर रहती है, मम्मी ग्राउंड फ्लोर पर। मम्मी से बात नहीं करती अच्छे से, मेरे साथ भी अच्छे से बात करती है, मेरे साथ अच्छे से बात करती है, जो मुझे समझ में नहीं आता कि भाभी मेरे साथ अच्छी बनी रहती है, मम्मी से बात नहीं करती। जब मैं जाती हूँ घर तो वो हर बात वन टफ करती है मेरी फैमिली के ऊपर, और मैं चुप रह जाती हूँ कि घर में लड़ाई ना हो, लेकिन वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। मैं उसको बहुत अच्छा जवाब देना चाहती हूँ, प्लीज़ आंसर देना, दे दो जवाब। भाई भाभी से आदमी क्यों ही, देखो डिपेंड करता है, एक तो ज़रूरी नहीं है आपका और आपकी मम्मी का नेचर एक सा हो
हो सकता है आपकी मम्मी से पटरी नहीं खाई और आपके साथ खा गई। अब एक तो यहाँ वर्ड गलत लिख दिया है, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा है, वन टफ करती है बात, ओए टफ करती है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो वो नहीं समझ में आ रही। लेकिन जो भी है आपको बुरा लग रहा है, यानी कि वो आपके घर के बारे में कुछ बुरा कह रही है, तो जवाब दे दो। 7-8 के जवाब सबके ना दो, लेकिन एक का तो दो कि भाभी ज़्यादा हो रहा है। मत बोलो फालतू, बस इतना बोलो कि भाभी ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बस इतना बोल दो, रुकेगी। हाय दी, आपके पास भी कॉमर्स ही थी क्या? प्लीज़ रिप्लाई। मैं भी कॉमर्स की लेक्चरर हूँ राजस्थान के दौसा में। हाँ जी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है कॉमर्स में। नेक्स्ट मैम, मेरे देवर की शादी है, दोनों नंदे आ गई हैं, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं रह गई, सब अपने तरीके से कर रही हैं, मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं। तो मत हो ना, आप अपने भाई की शादी में कुछ हो जाना। अगर आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही तो काम भी उसी हिसाब से करो। किसने थोड़ी बोला है कि सारे डिसीजन तो लेंगी वो और काम करोगी आप। कोई कहे तो कह देना कि भैया जब मैं हूँ ही नहीं इस लायक, मुझे पूछ ही नहीं रहे, तो मत पूछो, फिर कर लो खुद ही जो करना। आप अपना सज धज के एंजॉय करना। दीदी एक प्रॉब्लम है, मेरे फेस पर पसीना बहुत आता है, तो मैं बार बार मुँह धोती हूँ, उससे फेस बहुत ड्राई हो जाता है, क्या करूँ? आपका सीरम ट्राई किया, लेकिन फेस धोने से फिर प्रॉब्लम वहीं की वहीं। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे फेस ड्राइनेस कम हो? पसीना बहुत आता है, इसके लिए आप टोनर यूज़ कर सकते हो। जो सीरम बनाया उसमें गुलाब जल ज़्यादा मिला लो, या फिर सिंपल एक आइस क्यूब को रुमाल में लपेट के बाहर निकलने से पहले, जब तक वो पूरी डाइल्यूट ना हो जाए, उसको घिस लो, तो ये रोम छिद्र थोड़े से बंद हो जाते हैं, टाइट सी हो जाती है, पसीना कम आता है। दूसरी चीज़, पसीना आता है तो वेट वाइप से आप पोंछ सकते हो, बजाय पूरा मुँह धोने के। बार बार धोओगे तो स्किन होएगी ऑटोमेटिकली ड्राई, तो अवॉइड करो बार बार धोना, है ना। सिंपल पोंछ लो, टिश्यू से, सिंपल टिश्यू से पोंछ लो, उससे भी ड्राई हो रहा है तो वेट वाइप से पोंछ लो, लेकिन बार बार मुंह मत धो अगर ये परेशानी आपको हो रही है तो। नेक्स्ट, हाय मैम, प्लीज़ रिप्लाई। आई एम टीचर इन प्राइवेट स्कूल, आई हैव हॉलीडेज ऑफ 1 month, इन दैट आई अटेंड माई ब्रदर्स मैरिज and visited my in-laws place. 18-90 days was gone. Now I have 12 days left to start the school. Eagerly wanted a small trip before school start, and also I have to clean my house. Please help me with how to schedule it or how you will manage it. If you are in this situation, please reply. 12 दिन बचे थे, उसमें से 3 दिन और कम हो गए होंगे जब तक मेरे पास ये आया है, तो आपके पास बचे हैं अब 9 दिन। आई होप कि आपने ट्रिप तो प्लान कर ली होगी अब तक। मान के चलो 2-3 दिन की आपकी ट्रिप है, अब 6 दिन है आपके पास, तो 6 दिन में पूरा घर डीप क्लीन तो होगा नहीं, अगर नॉर्मल सा घर भी है, ठीक है। उसमें से देखो, अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बिल्कुल इरिटेट करती होंगी कि यार ये मुझे करना है लेकिन टाइम नहीं है। ऐसी 3 या 4 चीज़ों की आप लिस्ट बना लो बस। मान लो आपको अलमारी खाली करके पूरी लगानी है दोबारा, या आपको किचन का कोई हिस्सा है जो बहुत इरिटेट कर रहा है लेकिन टाइम की वजह से आप नहीं कर पा रहे, या आपका मेकअप का ऑर्गेनाइजेशन है, या आपका कोई DIY पड़ा हुआ है जो आपको करना है छुट्टी में। ये जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, वो 4 या 5 टास्क आप लिख लो, उनको कर लो बस। बाकी का सिंपल है, जो मैं आजकल फॉलो कर रही हूँ, ये करो। घर का एक हिस्सा भी एक दिन मत लो, एक हिस्से का भी एक कोना लो, तो जब आप वर्क पे वापस चले जाओगे ना, वो उसके साथ भी होता रहेगा, और धीरे धीरे ही सही लेकिन आपका घर पूरा साफ़ हो जाएगा। जब टाइम कम हो तो ऐसे कर लो। नेक्स्ट, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी के 10 साल हो गए हैं। उसका फ्रेंड अचानक सोशल साइट पे मैसेज में बात करता है, तो क्या ये सही है? मुझसे पूछ रही थी, हस्बैंड को पता लगेगा तो बुरा लगेगा। हैं बस पुराने फ्रेंड ही, तो क्या करना चाहिए? खाली फ्रेंड है और पति नॉर्मल बुद्धि का मालिक है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे भी ऐसे तो शादी से पहले जिनको मैं जानती थी, साथ पढ़े हैं या हमारे साथ किराए पे, कई मतलब जैसा हम मकान मालिक थे, किराए पे हम घर देते थे, किराएदार हैं, इस तरीके के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं लड़के मेरे साथ के, तो हाय हेलो होती है, या FB पे जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ फ्रेंड है और आपके पति सुलझे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाता है। लेकिन झूठ बोल रही हो, फ्रेंड से ज़्यादा थे, अब वो शादी हो गई आपकी इसलिए उस पर फ्रेंड का टैग लगा रहे हो, या फिर है आपका पति शक्की जिसको बर्दाश्त ही नहीं है, तो भाई अपने सुखी वैवाहिक जीवन में तिल्ली डालने जैसा है, फिर मत करो। क्या ही फ़ायदा है, मतलब फ्रेंड ही तो है, फिर उसके बिना भी तो जीवन चल ही रहा था, क्यों ही पंगे लेने। तो मैं सलाह नहीं दूँगी, फिर देख लो परिस्थिति क्या है। नेक्स्ट,
मेरे ऑफिस में कोई भी फीमेल ऑफिसर नहीं है, इसलिए जब भी कोई भी ऑफिस की गैदरिंग हो या पार्टी हो मुझे शाय फील होता है। कई बार ऐसा लगता है कुछ जेंट्स आप भी ताने कस रहे हैं या हंसी उड़ा रहे हैं, अगर ना जाओ तो कहते हैं बड़ी ऑफिसर है, क्या करें। पोस्टिंग बैकवर्ड एरिया में तो लगभग अभी भी लेडीज़ को पीछे ही रखते हैं। देखो ऐसी जगह पे ही तो आपको अपने आप को प्रूव करना होता है। जस्ट बी स्ट्रॉन्ग, है ना। मेरे साथ मैं ये बताऊँ, ये कंडीशन टीचिंग जॉब में तो नहीं होती कि लेडीज़ है इसलिए पीछे, हर बार होती है इलेक्शन ड्यूटी में। जो भी पीठासीन अधिकारी या P1 होता है वो इसी सोच का मिला है। अब तक हर बार 14-15 इलेक्शन में करा चुकी, लेकिन पहले तो क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में इलेक्शन में ड्यूटी नहीं लगी थी, मतलब शुरुआती 8-9 साल, लेकिन उसके बाद जो लगनी शुरू हुई है ना, तो शायद ही कोई साल निकला होगा जिसमें मेरी ड्यूटी ना लगी हो इलेक्शन में। उसके बाद से जब भी हो रही हो ना, तो क्या हो रहा है, जो भी P1 और पीठासीन होते हैं वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हैं और लेडीज को देखते ही वो ये कहते हैं मतलब हाँ ये तो भाई हमारी जिम्मेदारी सी है, या ये तो घर भागने के उसमें रहेगी या कुछ है। उनकी मेंटलिटी यही रहती है, हमेशा यही होता है। लेकिन जब मैं वहाँ मजबूती से अपना काम करती हुई नज़र आती हूँ और कितनी बार जब वो अटक जाते हैं ना, खूब कोशिश कर लेते हैं, तब मैं बड़े स्टाइल में बोलती हूँ कि सर देख लूँ, कुछ मदद चाहिए तो। तब वो कहते हैं आज ये आपको आता है, आप देख लोगी, कर लोगी। और फिर मैं जाके बड़े स्टाइल में वो चीज़ कर देती हूँ, भले वो रिटर्न वर्क में अटक आई हो या किसी हिसाब में गड़बड़ हुई हो या कोई मशीन में कनेक्शन हो, क्योंकि मैं ट्रेनिंग ढंग से करती हूँ। तो अगर मैंने वहाँ पे कर दिया, हर बार यही होता है कि इलेक्शन में शाम को वो लोग कह के जाते हैं। एक दो ने तो मतलब मुझे स्पष्ट मुंह पे बोला कि आपने औरतों के प्रति मेरी सोच बदल दी, हमें नहीं पता था ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो इतना काम करना जानती हैं। तो जब आप ऐसे इलाके में कहीं पोस्टेड होते हैं जहाँ पर औरतों की इमेज ख़राब है, वहाँ पर पुरुष ज़्यादा अपने को सुपीरियर मान रहे हैं ना, तो प्रार्थना करो कि ऐसी कंडीशन आए जहाँ पर आपको अपनी सुपीरियरिटी दिखाने का मौका मिले कि औरतें ऐसी नहीं होती जैसे आप सोचते हो, मेरे जैसी भी होती हैं। तो यहाँ पर आपको एक सिचुएशन मिली है जिसमें आपको प्रूव करना है, और उसके ज़रिए ना सिर्फ आप अपना, उनकी लाइफ से जुड़ी हुई जितनी औरतें होंगी ना, आप कहीं ना कहीं उनका जीवन भी सुधार दोगे अपने एक एक्शन से। तो ये आपके पास वो है, आप कमज़ोर मत पड़ो, जस्ट बी स्ट्रॉन्ग। दी मैं आपसे अर्जेंट रिप्लाई चाहती हूँ। मैं वही हूँ जिसने कंपनी ज्वाइन की, दूर है डेली अप डाउन 120 किलोमीटर, पर मुझे अप डाउन से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं रेफरेंस से गई हूँ तो इतनी करीब ख़राब प्रोफाइल दी है कि मत पूछो। पीने को पानी नहीं, डिपार्टमेंट वाले साथ वाले बोल रहे हैं कि फ़ीमेल को प्रॉब्लम होती है, ना फ़ैन है। मैंने हेड से बात की, कोई फ़ायदा, अभी वर्क सीख रही हूँ, बट बॉस बहुत ख़राब बोलता है, बात बात पर इंसल्ट करता है। 1 मंथ हुआ ज्वाइन करे, प्लीज़ प्लीज़ रिप्लाई इतनी जल्दी, और जॉब कैसे सर्च करूं, काफ़ी टाइम बाद कम बैक किया है। थोड़ा सा अभी सीख लो, काम बर्दाश्त कर लो, उसको अपना गुरु मान के चलो कि वो आपको काम सिखा रहा है, भले बदतमीज़ी से बोल के। एक बार थोड़ा मजबूती आ जाएगी ना, एक वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा, काम सीख लोगे, तब जॉब स्विच करना। अभी रुक जाओ। शुरुआती दौर में या कम बैक करने के टाइम पे थोड़ा सा झेलना पड़ता है नौकरी में, और जो ये नहीं झेल पाता वो कर भी नहीं पाता, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, पैसा कोई आपको फ्री में नहीं देगा। अगर पैसा देगा तो आपका खून चूसेगा बदले में, चाहे आप किसी भी फील्ड में कर लो। तो थोड़ा सा रुक जाओ, काम करो। डिपार्टमेंट का या बोर्ड ये लिखा है ना, बॉस का नेचर बहुत ख़राब है, उसके साथ आपको ज़िंदगी नहीं बितानी है, कुछ टाइम की बात है, ठीक है। दी जस्टिफाई में आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है? देखो वहाँ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अब मैंने ये बना लिया शेड्यूल कि वीकली इन दोनों चैनल पे आया करेंगी, संडे को जस्टिफाई पे डाला करूँगी ताकि काम उसका भी चलता रहे। नेक्स्ट, नमस्ते मैम, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखूंगी। मुझे एक कन्फ्यूज़न थी, मैंने इंस्टाग्राम पर पूछा बट कोई रिप्लाई ना आने की वजह से अब वो हो चुका। मेरे इन लॉज अच्छे हैं, ठीक है सब, बट लड़का लड़की के इशू है। मेरे पहली लड़की है, तब भी ये लोग ज़्यादा खुश नहीं थे, और अब मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हूँ तो ये लोग पूजा पाठ मंत्र सब बोलते हैं जो मैं कर रही हूँ, और एक दवाई भी है लड़के होने की। वही मैंने पूछा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं मानती बट वो मुझे लेनी पड़ी, तो क्या मैंने सही किया? और अगर फिर भी लड़की हुई तो मुझे डर है कि इनका क्या रिएक्शन होगा।
डर लग रहा है, प्लीज़ बताएं मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और आगे भी अगर लड़की हुई तो कैसे डील करना चाहिए। देखो आपने उनका मन रखने के लिए दवाई खा ली, सब कुछ है, ठीक है, आपका काम ख़त्म हो गया। अब अगर लड़की भी होती है तो भी वही झूठे साबित होंगे कि भाई तुम्हारे अनुसार कहे अनुसार कह तो लिया, मैं हमेशा से कहती थी इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, तुम्हारे कहे अनुसार मैंने सब कुछ कर लिया, नहीं हुई नहीं हुई। और अगर लड़का हो गया वो भी खुश, आपका तो कोई मतलब ही नहीं ना खुश होने का, आप भी सॉर्टेड। अगर हो गई लड़की, एक तो आगे से उनकी दवाई पवाई का ये टंटा ख़त्म, आपने उनके कहे अनुसार काम कर लिया, मुँह बनने के चांस ख़त्म। फिर भी लड़की अगर हो गई है तो भैया फिर आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। जिस घर में ज़्यादा लड़का लड़की वाला चीज़ है उस घर में लड़कियों का भविष्य उनकी माँ का नेचर तय करता है कि उनकी माँ कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप डाउन रहोगी तो आपकी लड़कियाँ पूरी ज़िंदगी डाउन रहेंगी। आप स्ट्रॉन्ग रहोगी, आपका बल आपकी लड़कियों में जाएगा, वो भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। अपनी लड़कियों को ऐसा बनाओ कि वो जवाब आपकी ज़बान नहीं, आपकी लड़कियों का भविष्य और आगे आने वाला समय दे। लोग उन्हें देख के कहें कि क्या लड़का ये काम करता जो इनकी लड़कियों ने इतना बढ़िया करके दिखाया है ना। तो टेक इट एज अ चैलेंज। नेक्स्ट, हेलो मैम, हस्बैंड जॉब की वजह से बाहर रहते हैं, सबसे अच्छे से डेली बात करते हैं, बहन भाई मम्मी पापा फ्रेंड, लेकिन मुझसे अच्छे से बात नहीं करते। बात करने की तो कहेंगे टिम नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन जब हॉलीडे पर घर आए तो फिज़िकल रिलेशन के लिए बढ़िया से बात करें। इन शॉर्ट्स कहूँ तो इमोशनली कोई बॉन्डिंग रही थे तो क्या ज़रूरी है फिज़िकल रिलेशन होना। एक है, देखो मैंने इस पे पहले ही बात की थी, फिज़िकल रिलेशन के लिए भी अगर पति आ रहा है उसको भी आप इमोशनल बॉन्ड बनाने का एक ज़रिया बना सकते हो। भले मान लो अभी वो आ रहे हैं फिज़िकल के लिए अभी आपके पास, अगर आप उस टाइम पे भी रोज़ कलेश ही करोगे ना, या जब भी वो आएंगे आपके पास और आप कलेश करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि शायद आपका फ़िज़िकल बॉन्ड भी ख़त्म हो जाएगा। तो जब वो फिज़िकली भी अगर आ रहे हैं उस टाइम पे भी ठीक से बात कर रहे हैं तो आप जितनी बात उस टाइम पे हो रही है उतना तो कर ही लो, है ना। बाकी इस बॉन्ड को टूटने मत दो और बाकी बातें भी अपना धीरे धीरे करते रहो, क्या पता इमोशनल बॉन्ड भी धीरे धीरे क्रिएट हो जाए। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है ना जो उनको परिवार में और कोई सदस्य से नहीं मिल सकती, ये चीज़ आप ही दे सकते हो उनको, फिज़िकल जो उन्हें चाहिए। इस चीज़ को भी आप एक सीढ़ी बना सकते हो कि भाई इसी बहाने से ही लेकिन वो आपसे जुड़े हुए हैं, तो आगे जाके इमोशनली भी उस चीज़ से आप जोड़ सकती हो उन्हें। नेक्स्ट, दी आप 45 के होने वाले हो, मैं भी 40 की हूँ, क्या आपको हेल्थ सप्लीमेंट लेते हो? ये मैंने पिछली बार बता दिया। हेलो दी, मुझे बेटा हुआ है, 1 मंथ हो गया, पर मुझे बेटी चाहिए थी क्योंकि मैं उसे अपने जैसा बनाना चाहती थी, उसे तैयार करना चाहती थी, उससे जाना चाहती थी, पर मुझे लड़का हुआ, मुझे उस पर बिल्कुल प्यार नहीं आता और मैं मानती हूँ कि ये गलत है, पर मैं क्या करूँ? कभी गुस्से में उसे दूध भी नहीं पिलाती, रोने देती हूँ। देखो जी, बेटा हो या बेटी, अगर आप किसी एक के चक्कर में पड़ के दूसरे के साथ गलत व्यवहार करते हो तो ये गलत है। आप भी मान रही हो ये गलत है, लेकिन मैं बताऊँ आपको, अभी वो 1 महीने का है, अभी आपको ऐसा लग रहा है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा अपने आप आपका मोह, अपना प्यार आपका उसका आ जाएगा वापस। मेरी 3 बेटी हैं, 16 की, 13 की और 11 की, और एक सबसे छोटा बेटा है 5 साल का, पर मेरी बेटी उसको बहुत मारती है और तीनों एक साथ हो जाती है, उसको अकेला कर देती है, उसको अपने साथ भी नहीं खिलाती। उनको लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा अपने बेटे को प्यार करती हूँ, इसलिए वो मेरे छोटे बेटे से बहुत नफरत करती हैं। मेरा बेटा उनसे बहुत डरता है क्योंकि मेरी सबसे बड़ी बेटी उसको बहुत मारती है। मेरी तीनों बेटियों के मन से मेरे छोटे बेटे के लिए नफ़रत कैसे निकालूँ? प्लीज़ रिप्लाई। उनको कन्विंस करो अपने एक्ट के बदले, उनको कहीं ना कहीं लगता होगा, ऐसा नहीं है कि हवा में ही वो ऐसा कर रही हैं, वरना बहनों को तो भाइयों का बहुत रहता है, तो उनको लगता होगा आपके एक्ट से। ध्यान से देखो कि आप ऐसा क्या करती हो कि वो स्पेशल ट्रीटमेंट आप अपने लड़के को कुछ ना कुछ देती होंगी, इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा है। जिस दिन उनको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं मम्मी हमें भी उतना ही प्यार करती हैं, उस दिन वो भी उससे उतना ही प्यार करेंगे, उसका भाई है ना। तो पहले आपको इसमें अपने आप को खंगालने की ज़रूरत है कि आप कहीं ऐसी कुछ चीज़ें तो नहीं कर रहे। ये हो गए एपिसोड 96 के सभी सवालों के जवाब। मेरी जानकारी में मैंने कोई नहीं छोड़ा है। फ़िलहाल यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपके किसी साथी को, किसी जानने वाले को लगता हो कि इस तरीके के वीडियो की उन्हें ज़रूरत है, उसके कोई प्रॉब्लम है, उसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे सॉर्टेड and stay beautiful always.